So, chalo. Good afternoon to all of you. Let us go ahead with our discussion on the topic of residential status and scope of total income. कल सेक्शन 6 सीखना चालू किया था हम लोगों ने, काफ़ी अच्छा सेक्शन है. कल अपने दिमाग को बहुत सारा अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स करना पड़ा था. एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं और बाद में आगे जाते हैं. मैं थोड़ा सा जैसा आपको बोला उस तरह से चार्ट में थोड़ा सा चेंजेस कर लिया है सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू वर्क. ये जो अपना बेसिक चार्ट है उसमें मैंने अभी उसको वर्टिकल कॉलम के जगह पे हॉरिजॉन्टल रोज में कन्वर्ट कर दिया है. मैंने बोल दिया कि इंडिविजुअल रहेगा तो क्या हो सकता है, आइदर वो डीम्ड रेसिडेंट हो सकता है, नहीं तो वो अदर देन डीम्ड रेसिडेंट हो सकता है, डीम्ड टू बी रेसिडेंट. तो अगर वो डीम्ड रेसिडेंट रहेगा तो इन दैट केस इट विल ओनली बी RNOR बट इट कैन नेवर बी ROR. लेकिन अगर वो अदर देन डीम्ड रेसिडेंट रहेगा तो इन दैट केस वो रेसिडेंट भी हो सकता है या फिर वो नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है. अगर नॉन रेसिडेंट रहेगा तो उसका आगे कुछ सब क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर वो रेसिडेंट रहेगा तो उसका आगे सब क्लासिफिकेशन बन सकता है. आगे का सब क्लासिफिकेशन कैसे रहेगा, रेसिडेंट किस कारण की वजह से वो चेक करना पड़ेगा. अगर वो रेसिडेंट होने का कारण वो खुद इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हैविंग इंडियन इनकम ऑफ ग्रेटर देन ₹15 लाख and is fulfilling the conditions of 120 days in relevant previous year and 365 days in 4 previous years immediately preceding the relevant previous year, तो इन दैट केस वो रेसिडेंट तो था, लेकिन रेसिडेंट बनने का कारण क्या था. रेसिडेंट बनने का कारण विजिटिंग इंडिया फॉर मोर देन 120 डेज, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसा कुछ झमेला है और उसका इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर है. तो हम बोलेंगे भैया आप स्पेशल सिचुएशन की वजह से रेसिडेंट बन चुके हो, तो इन दैट केस आपको हम बोलेंगे यू कैन ओनली बी अगेन RNOR. आपको आगे OR बनने का चांस नहीं है. जिस तरह से डीम्ड रेसिडेंट को भी OR बनने का चांस नहीं है, उसी तरीके से ये स्पेशल टाइप का रेसिडेंट है कि जो इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, भारत में विजिट को आता है और विजिट को आता है तो 120 दिन से ज़्यादा दिन के लिए रहता है, पिछले 4 साल में 365 दिन पूरा करता है और उसके अलावा भारत का इनकम उसका 15 लाख से ऊपर है. तो मतलब वो यहाँ पे एक्चुअली स्विंग पैसा खर्चा करने को नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ पे शायद पैसा कमाने को आ रहा है और वो भी साइजेबल पैसा कमा रहा है, 15 लाख के ऊपर कमा रहा है एनुअली. तो इन दैट केस हम बोलेंगे आपको अभी हम RNOR ट्रीट करेंगे. नेक्स्ट पार्ट, नहीं सर मैं रेसिडेंट हूँ लेकिन मैं वो 120 दिन के लॉजिक की वजह से रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं नॉर्मल लॉजिक की वजह से रेसिडेंट हूँ, मतलब 63-65 की वजह से रेसिडेंट हूँ या फिर 182 की वजह से रेसिडेंट हूँ. तो हम बोलेंगे ठीक है, फिर ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे आपको आइदर यू कैन बी ROR और यू कैन बी RNOR. सेकंड सिचुएशन HUF रेसिडेंट रह सकती है या फिर नॉन रेसिडेंट रह सकती है. अगर वो नॉन रेसिडेंट रहेगी उसके आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो रेसिडेंट रहेगी तो इन दैट केस HUF के बारे में क्या बोलेंगे, इट कैन बी अगेन ROR और इट कैन बी RNOR. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे RNOR चाहिए, यहाँ पे NR आ गया है, तो इन दैट केस इट कैन बी ROR और इट कैन बी RNOR. ओके, वो क्या मैं कॉपी पेस्ट करके फटाफट लिख रहा था सुबह. ओके चलो. एंड एवरी अदर पर्सन, मतलब इंडिविजुअल खत्म हो गया, HUF खत्म हो गया, बाकी सब लोग जो है उनके बारे में क्या बोलेंगे हम लोग, वो सिर्फ रेसिडेंट रहेंगे नहीं तो नॉन रेसिडेंट रहेंगे. वो रेसिडेंट होने के बाद उसके 2 टुकड़े होने वाले नहीं है कि फिर से ROR RNOR देखने की जरूरत नहीं है. ROR RNOR इज अ कंसेप्ट विच इज स्पेसिफिकली डिजाइंड और डेजिग्नेटेड ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, बाकी किसी के लिए नहीं है. और इंडिविजुअल के अंदर भी 2 लोगों को बाय डिफॉल्ट RNOR ही बोलते हैं. किसको किसको बाय डिफॉल्ट RNOR बोलते हैं, अगर डीम्ड रेसिडेंट रहेगा तो, या फिर रेसिडेंट ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन coming to India for a visit and staying here for more than 120 days in the RPY, more than 365 days in the 4 previous years immediately preceding RPY and having Indian income of more than ₹15 लाख. इतना पूरा करता रहेगा तो फिर से बार क्या बन जाएगा, वो RNOR ही बनेगा. बाकी के लोगों को R नहीं तो NR और R रहेगा तो ROR नहीं तो RNOR, ऐसा अलग अलग चीज़ें बोला हुआ है. ओके, फिर बाद में हमने वो स्टे का मतलब क्या वो देखा था, फिर बाद में हमने वो कंडीशंस देखे थे. बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में दिए हुए हैं, उसके हिसाब से देयर आर 3 कंडीशंस विच आर सब डिवाइडेड बाय अस इनटू 2 सेट्स, फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट. फर्स्ट सेट में क्या बोलते हैं हम लोग, इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द RPY. और सेट 2 में बोलते हैं 2 अलग अलग कंडीशन, तो सेट 1 या फिर सेट 2, एंड सेट 2 में पहला कंडीशन और उसके अलावा दूसरा कंडीशन, ऐसा दोनों करना पड़ता है. तो बोलूंगा इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग RPY एंड इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 365 डेज इन 4 प्रीवियस इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द RPY. अगर उसने पहला पूरा किया तो वो बाय डिफॉल्ट रेसिडेंट है, अगर दूसरा पूरा किया तो लेकिन दूसरे का दोनों पूरा करना पड़ेगा तो फिर से एक बार वो रेसिडेंट है. फिर स्पेशल पॉइंट, जाने वाला रहेगा तो सेंड ऑफ, आने वाला रहेगा तो अतिथि देवो भव. जाने वाले को क्या बोलेंगे, इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम और एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप. इन दैट केस उसको क्या बोलेंगे भाई साहब, आपको 63-65 एप्लीकेबल नहीं है. नेक्स्ट पार्ट, अगला पॉइंट कौन सा है सर, वो इंडियन सिटीजन है या फिर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और आ रहा है किस लिए, भारत में विजिट के लिए आ रहा है. तो हम बोलेंगे ठीक है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज कमिंग टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, तो उसको हम जनरली बोलेंगे अतिथि देवो भव. मतलब आपको भी हम लोग 63-65 का कंडीशन कैंसिल करेंगे. लेकिन अगर आप अतिथि देवो भव वाले एसएससी हो
और भारत में रह के आप 120 दिन से ज़्यादा दिन के लिए रहते हो और ऊपर से आपका भारतीय इनकम 15 लाख से ऊपर है, तो हम बोलेंगे ठीक है अभी अतिथि देवो भव हम साइड में रख देंगे और आपको हम लोग रेसिडेंट ट्रीट करेंगे। ऑब्वियसली आपको बाद में RN और ट्रीट करने वाले हैं। फिर वो क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप रहेगा तो उसका पीरियड कैसे काउंट करने का वो हमने डिस्कस किया था। उसका कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के अंदर लिखा हुआ डेट मतलब भारत के बाहर गया और कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के अंदर फिर से लिखा है कि वापस आया, उस दिन को काउंट करने का है। ओके, शिप कभी मूव हो गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सर्टिफिकेट के अंदर कौन सा डेट लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। दोज डेट्स विल बी काउंटेड एज इफ ही स्टेइंग आउटसाइड इंडिया। ऐसा करके अपना बात करके हो गया, तो उसका प्रॉब्लम भी करके हो गया था अपना। फिर डीम्ड रेसिडेंट का कंडीशन देखा था, वहाँ पे क्या बोला था, वो सिटीजन ऑफ इंडिया रहेगा तो ही पकड़ने का, वरना नहीं पकड़ने का। और ऐसा सिटीजन ऑफ इंडिया जिसका भारतीय इनकम 15 लाख से ऊपर है एंड बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल, बाय रीजन ऑफ हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, बाय रीजन ऑफ हिज हॉपिंग एवरी टाइम इन डिफरेंट कंट्रीज, ही इज नॉट लायबल टू टैक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इन दैट केस हम बोलेंगे आपको क्या ट्रीट करेंगे हम लोग, डीम्ड टू बी रेसिडेंट इंडिया बोलेंगे और बाद में RN और ट्रीट कर देंगे। उसके बाद में ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं, कैसे डिसाइड करने का हमने बोला। ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने का आपको, दरवाजा बंद करूंगे ना बात, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने का आपको कुछ चांस ही नहीं है। देयर आर नो कंडीशंस फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो तो ऑटोमेटिकली आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। तो कंडीशन किसका दिया हुआ है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने का कंडीशन दिया हुआ है। और उसमें क्या बोलेंगे, कंडीशन नंबर 1, इफ सच इंडिविजुअल हैज बीन नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द RPY, तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। नहीं सर, इफ सच इंडिविजुअल हैज ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर बीन इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 729 डेज और लेस, तो फिर से बार वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। तीसरा कंडीशन, अगर वो 120 दिन से ऊपर वाला आदमी है, 15 लाख से ऊपर वाला इनकम वाला आदमी है और भारत में घूमने को आ रहा है, इंडियन सिटीजन है, फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो बाय डिफॉल्ट वो RN है। एंड लास्ट वाला, अगर वो डीम्ड रेसिडेंट रहेगा तो बाय डिफॉल्ट वो RN है। ऐसा अलग अलग चीज़ें अपना कल देख के हो गया था। और उसके बाद में फिर हमने आनंद का प्रॉब्लम किया था, जिसमें वो क्रू मेंबर है उसको किस तरह से काउंट करने का उसका वर्किंग करके हो गया था। मेरा वो एक टेबल मेरे ख्याल से आने का बाकी रह गया, तो मैंने ऐड कर दिया अभी। एंड यू ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। फिर हमने ब्रेटली का क्वेश्चन 3 बार सॉल्व किया था कि एक बार ब्रेटली, एक बार श्रीनाथ सादा वाला, एक बार श्रीनाथ इंडियन ओरिजिन वाला, और एक बार उसका इनकम अगर 15 लाख से ऊपर रहेगा, 120 दिन से ज़्यादा रहेगा तो क्या कंसिडर करने का। ऐसा करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो कल वो तीनों क्वेश्चन अपना सॉल्व करके हो गया। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ। अब जाएंगे कहाँ पे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। मिस्टर बी, चलिए नम्रता, सिद्धांत, सुकेश, जिया, ओके चलो। मिस्टर बी, अ कैनेडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ 2019-20। अच्छा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सब लोगों को, प्रॉब्लम चालू करने के लिए बोल के रखता हूँ। आपको जो भी मैंने नया वाला ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उसमें अपना ज़रा प्रोफाइल पिक डालिए, मतलब मुझे फट से समझने को हो जाएगा कि कौन बच्चा कैसे करके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बुढ़ा आदमी है और बहुत सारे अलग अलग बैचेस में सिखाता रहता हूँ मैं। अभी तो क्या है, फिलहाल आपका एक बैच चालू है, एक ACCA का बैच चालू है, लेकिन 12 तारीख के बाद में फाउंडेशन का बैच चालू हो जाएगा। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते रहते हैं, तो समटाइम्स आई मे जस्ट फॉरगेट योर फेस इफ यू स्पेशली यू आर कंटिन्यूसली सिटिंग ऑनलाइन। तो एक बेस्ट वे इज दैट यू आर सपोज टू हैव योर प्रॉपर प्रोफाइल पिक। ओके, कोई अवतार वगैरह मत डालो, बनाया हुआ अवतार वगैरह रहेगा तो ऐसा कुछ मत डालो, प्रॉपर प्रोफाइल पिक डालो। और सेकेंडली क्या बोलते हैं, बहुत दूर का, नहीं तो कुछ ऐसा चेहरा गया वैसा चेहरा गया, ऐसा कुछ करके मत डालो। सिंपल नॉर्मल प्रोफाइल पिक डालो, सो दैट इट विल बी इजी फॉर मी टू नो कि विच स्टूडेंट इज देयर। स्पेशली क्या अभय सर, वैभव सर, ये लोग जो है वो बहुत कम बार आते हैं क्लास में यहाँ पे सिखाने के लिए, तो इन दैट केस वो भी भूल सकते हैं कभी कभी, तो उनको फट से समझने को ईजी हो जाएगा। जितना आपका चेहरा हमको याद रहेगा उतना हम आपके साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ। ओके चलो ठीक है, तो आज शाम तक कर दीजिए आराम से, नो प्रॉब्लम। अब मिस्टर बी की बात करेंगे। कैनेडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ 1920। ओके, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ 1920, 2021, 21-22, 22-23 एंड 23-24 he was in India for 55 days, 60 days, 90 days, 150 days and 70 days respectively. Determine his residential status for the assessment year of 24-25। देखो भाई क्या बोला है अपना ये जो हीरो है, कैनेडियन सिटीजन है। देखो कैनेडियन सिटीजन है, इसका मतलब इसको अतिथि देवो भव भी नहीं बोलेंगे और सेंड ऑफ भी नहीं देंगे। इसको बोलेंगे आपको कुछ भी कंसेशन नहीं है, आपको सारे कंडीशंस एप्लीकेबल है। 63, 65 भी एप्लीकेबल है और 182 भी एप्लीकेबल है। सर 123, 65 उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना, 63, 65 पकड़ लिया तो काम ही खत्म हो गया। 60 मतलब छोटा है, अगर छोटे ने पकड़ लिया तो 120 का जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, जिसको कुछ कंसेशन मिलने वाला नहीं है। फिर बोल रहे हैं कि कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ 1920। 1920 तो पुरानी बात हो गई, हम तो असेसमेंट ईयर 24-25 की बात करते हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब क्या हो गया, हमको देखना है कि प्रीवियस ईयर 23-24 देखना है। बट दे आर टेलिंग यू कि प्रीवियस ईयर 1920 में क्या हुआ, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ 1920, 2021, 2022, 22, 23 एंड 23-24 ये जो साल है ना, ये हमारा RPY है बाबा लोग।
और ये उसके पीछे का पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है और ये चौथा साल है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम आरपीवाई के पीछे के 4 साल। समझ में कैसे बोल रहा हूं? इसके लिए हमारा डायरेक्शन उल्टा वाला है। सो आई एम नॉट काउंटिंग 1920 एज फर्स्ट, आई एम काउंटिंग 1920 एज फोर्थ ईयर फ्रॉम आरपीवाई। नहीं सर, 1920 was the first time he came to India, so that is the first year. अरे from the viewpoint of coming to India, that may be first year, but from the viewpoint of RPY, it is the 4th year because we are going उल्टा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? घर के बच्चे समझा करे? Yes, sir. Okay. Yes, sir. He was in India for 55 days, 60 days, 90 days, 150 days and 70 days. 70 days मतलब RPY है, और ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है और ये फोर्थ ईयर है। क्या समझेगा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके। Determine his residential status for AY 24 or 25. AY 24 or 25 मतलब प्रीवियस ईयर 23 24। ओके, तो क्या लिखना पड़ेगा? मिस्टर बी नाम उसका है, सिटीजनशिप क्या है उसका? कैनेडियन। AY कौन सा है? 24 25। PY कौन सा है? 31 मार्च 24 को खत्म हो गया है वो। फिर बोलूंगा RPY पहले लिखना पड़ता है, और RPY को अंडरलाइन करके रखा क्योंकि वो टोटलिंग में नहीं आना चाहिए। जब हम लोग क्यूमुलेटिव टोटलिंग करते हैं ना, पिछला 4 साल, पिछला 7 साल का, उसके अंदर उसको लेने का नहीं रहता है, इसलिए उसको अंडरलाइन करके रखा मैंने। 70 को अंडरलाइन क्या दिखता है क्या आपको? हाँ, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। नहीं सर, पिछले प्रॉब्लम में ब्रेटली के प्रॉब्लम में आपने 10 साल देखा था, तो यहाँ पे भी 10 साल कर दो। यस, मुझे भी 10 साल लिखने का बड़ा मन कर रहा था, लेकिन तभी स्ट्राइक हुआ कि 1920 के पहले वो इंडिया में था ही नहीं कभी, तो अगर लिखूंगा भी तो भी सब जगह पे 0 लिखना पड़ेगा, तो खाली फोकर टाइम पास क्या को करने का, इसलिए नहीं लिखा मैंने। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि अपने पास टाइम कम है भाई। 50 मार्क का क्वेश्चन पेपर है, उसके अंदर दुनिया भर के अलग अलग टॉपिक्स आने वाले हैं, और 3 घंटे के अंदर अपने को सॉल्व करने का है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो unnecessarily don't invest your time in writing something which is not required for the purpose of answer. It can be very easily seen कि वो 1920 में फर्स्ट टाइम आया है, मतलब उसके पहले का उसका सारा का सारा डे स्टे क्या रहने वाला है? 0 days ही रहने वाला है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिकॉर्डेड। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? फिर उसके हिसाब से लिख दिया 150, 90, 60, 55। एग्जाम में 99% मिस्टेक होने का चांसेस, सब बराबर लिखते हैं बस से, लेकिन बाद में यहाँ पे क्या लिखता है? यहाँ पे लिखते हैं 55, फिर यहाँ पे 60, फिर यहाँ पे 90 और बाद में 150। समझा क्या क्या हुआ? उल्टा लिखना है ना अपने को, इसके लिए मैंने जानबूझ के ऊपर लिखने का टाइम क्या कर दिया था? उसको नंबरिंग करके रखा था। प्रॉब्लम पढ़ते पढ़ते नंबरिंग कर दिया मैंने कि बाद में झंझट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है हमारा दिमाग लास्ट में उनको कुछ तो गड़बड़ करता रहता है। दैट्स हाउ आवर माइंड वर्क्स। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? घाई में, अरे हाँ मुझे मालूम है ऐसा प्रॉब्लम मैंने एक बार क्लास में किया था, घाई में हम चालू कर देते हैं और अपना ध्यान ही निकल जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सो बी केयरफुल अबाउट द सेम। फिर ये 70 दिन हो गया है, अपने राजा को हमने क्या बोला? कंसेशन कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। कंसेशन एप्लीकेबल नहीं मतलब उसको 60, 365 भी एप्लीकेबल है। 182 तो सबको एप्लीकेबल रहता है, 182 कभी किसी का कैंसिल नहीं होता है, तो 182 उसको एप्लीकेबल था, लेकिन अपने राजा ने 182 को पूरा नहीं किया आरपीवाई में। आरपीवाई में 182 पूरा नहीं किया तो हम क्या बोलते हैं? फिर 60, 365 को चेक करो, और 60 पूरा हुआ है क्या? हाँ 60 तो पूरा हो गया। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि उसका 70 हो गया ना, 70 हो गया मतलब 60 को क्रॉस कर दिया उसने, एटलीस्ट 60 डेज ऐसा अपना कंडीशन रहता है। गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? तो अपने राजा ने 70 पूरा कर दिया है। अब देखेंगे फिर पिछले 4 साल में 365 पूरा हुआ है क्या? तो 150 का 150 प्लस 90 मतलब 240 प्लस 60 मतलब 300 प्लस 55 मतलब 355, इसका मतलब उसका 365 हुआ नहीं है, तो नहीं पूरा हुआ, इसके लिए मैंने लाल कलर बोल दिया, बोला सॉरी ये पूरा नहीं हो रहा है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? एक्चुअली स्पीकिंग आगे का 2 चेक नहीं करता था तो भी चलता था। क्यों रे? क्योंकि 182 पूरा नहीं हुआ है, मतलब सेट नंबर 1 पूरा नहीं हुआ है, और बाद में 60, 365 में से 60 पूरा हुआ है, बट 365 पूरा नहीं हुआ है, मतलब सेकंड सेट भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि सेकंड सेट में दोनों कंडीशन को कंपलसरी साथ साथ में पूरा करना एक्सपेक्टेड रहता है, और अपने राजा ने दोनों कंडीशन को पूरा नहीं किया, एक को ही पूरा किया। बोलेंगे सॉरी भैया आप ना सेट 1 को पूरा कर सके ना सेट 2 को पूरा कर सके, और अगर दोनों को पूरा नहीं किया तो क्या बन जाता है? नॉन रेसिडेंट। अगर वो नॉन रेसिडेंट रहेगा तो आगे उसका फिर से क्या हश्र होगा वो चेक करने की जरूरत नहीं है। वो OR है कि NOR है ये कब देखना पड़ता है? अगर वो R रहेगा तो ही देखना पड़ता है। अगर वो शुरुआत में NR नजर आ गया तो आगे का सेक्शन 66A जो है उसके अंदर बोल कर रखा है 4 अलग अलग सिचुएशन कि ये रहेगा तो NOR, वो रहेगा तो NOR, नहीं तो ये NOR, नहीं तो वो देखने का जरूरत ही नहीं। तो ये लास्ट का 2 कॉलम नहीं बनाया तो भी चलेगा बाबा लोग प्लीज, लेकिन अपने को डायरेक्टली शायद सॉल्व करने का टाइम समझेगा नहीं समझेगा पता नहीं, इसलिए फॉर्मेट ड्रॉ करने का टाइम ड्रॉ करके रखो। बाद में ये वर्किंग नहीं किया तो भी चलेगा, यहां पे सीधा डैश कर देने का, क्रॉस कर देने के इधर। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? कॉलम बनाने के टाइम हमेशा का कॉलम वही रखो, सीरियल नंबर, ईयर, स्टे, क्यूमुलेटिव फॉर 4 ईयर्स, क्यूमुलेटिव फॉर 7 ईयर्स एंड रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। मतलब फॉर्मेट बार बार चेंज नहीं करेगा अपने को, प्रॉब्लम देखने का फॉर्मेट डिसाइड नहीं करेंगे, फॉर्मेट अपने को मालूम है। रेसिडेंशियल स्टेटस का प्रॉब्लम रहेगा तो इतने कॉलम रहते ही है, फिर वो कॉलम को भरने का कि नहीं भरने का अपने ऊपर है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ?
क्लियर? फिर आगे क्या बोलूंगा, सिंस मिस्टर बी इज नॉट एन इंडियन सिटीजन कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट, ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 6(1) आर एप्लीकेबल टू हिम, therefore his stay in RPY is compared with 182 days as mentioned in condition number 1 and also with 60 days as mentioned in condition number 2. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, since Mr. B has stayed for 70 days in RPY, he fulfills the condition of stay of 60 days. Further, his stay in India in 4 previous years immediately preceding the RPY is 355 days, which is lesser than expected 365 days. Therefore, Mr. B is non-resident in India for assessment year of 24-25. फिर आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, नॉन रेसिडेंट है मतलब काम खत्म, समझे? चलो फटाफट पूरा कर लो, करके बच्चे समझा करे? Yes, sir. Okay, great. इलिस्ट्रेशन नंबर 3, स्लाइड नंबर 9, मतलब पेज नंबर 9 अपने क्लास का टेक्स्ट का, एंड स्टडी मटेरियल का इलिस्ट्रेशन नंबर 3. सारी मैडम का तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने आज और कल लेक्चर नहीं रखने का बोला हुआ है, तो मैं उनका लेक्चर लेने वाला हूँ, मतलब दोपहर को लंच के बाद मेरा ही लेक्चर होगा, मतलब मेरा टैक्स फटाफट आगे चला जाएगा. फिर मैडम ने आपको 2 लेक्चर मेरे ख्याल से कुछ तो लिंक भी भेजा हुआ है दैट यू कैन वॉच देम, तो मैं आपको शाम को जल्दी छोड़ दूंगा, तो आप घर जाके वो लेक्चर देख सकोगे. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो पूरा कर दीजिए वो, तो बीच में ब्रेक देख के शाम को 7:30-8 बजे तक बिठाने से मुकाबले में आपको कंटिन्यू कर लूँगा. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आई लीव यू बाय 6, मतलब सर का लेक्चर खत्म हो जाएगा नीरज सर का, तो आप घर पे जा सकोगे फिर. लेकिन मैडम ने जो लेक्चर दिया हुआ है वो देखना प्लीज़, क्योंकि मैडम विल कंटिन्यू देयर आफ्टर फ्रॉम मंडे फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर्स. समझेंगे?
क्योंकि आज और कल मेरा वैसे भी SCCA का लेक्चर नहीं है, तो फिर आपको क्या को जल्दी अटका के रखने का कि 2 घंटा इधर उधर बैठो घूमो और बाद में, इससे अच्छा मैं कंटिन्यू करता हूँ। तुम भी खुश, सिलेबस भी आगे, मैं भी खुश, लेकिन जल्दी घर पे आए इसके लिए शायद मम्मी डैडी खुश रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं। ये 4 लोग तो अपने घर पे ही है तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिया मैडम दोपहर को आएंगे कि नहीं आएंगे अभी? Yes, sir. Leonardo. ओके या तुम्ही जेव्हा रेकॉर्डेड लेक्चर बघता तेव्हा छोटं काम करा ना प्लीज़, त्याला जरा लाईक बी कर जा ना। दैट इज़ द ओनली थिंग विच आई एक्सपेक्ट, बाकी कुछ नहीं। रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे ना तो बाद में एक बार उसको लाइक वाइक कर दो। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके जो दोस्त लोग बाकी क्लास में रहेंगे उनको कभी ना कभी अपना लेक्चर दिख जाएगा, तो उनको कभी ना कभी समझेगा कि आप लोग ज़्यादा होशियार निकले, आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई में प्लान किया। डोंट वरी, उनकी नज़र नहीं लगेगी तुमको, तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं वो लोग। और धीरे धीरे तुम कंपेयर करके देखना, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट वी आर सॉल्विंग मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड वी आर इंश्योरिंग दैट योर वेस्टेज ऑफ टाइम विल बी लीस्ट। अब सारी मैडम का वो टेस्ट सीरीज भी खत्म हो गया, इन दैट केस शी विल बी इन अ पोजिशन टू कंडक्ट द लेक्चर्स मोर इफेक्टिवली। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको और मज़ा आना चालू हो जाएगा। Shall I go ahead? कल तक ये टॉपिक आराम से खत्म हो जाएगा। मेरा टेस्ट पेपर भी रेडी करके हो गया है। संडे को सुबह आपको 8 बजे टेस्ट पेपर मिल जाएगा। शाम को 6 बजे तक कभी भी सॉल्व करो। संडे को सुबह आओगे क्या चलने के लिए ARI के टिकड़ी पे? आ जाओ। मेरे पुराने बैच के बच्चे भी आने वाले हैं जिनका भी टेस्ट खत्म हो गया, वो लोग तो तुम्हारे सीनियर्स है वो लोग। सर टेस्ट किती मार्क्सची असणार आहे? माझी टेस्ट असं आपण मार्क नको बघूया, आपण बघायचं की या आठवड्यात काय शिकलो त्याचं आपण काय कन्सिडर करायचं म्हणून ते, आणि त्यात तिन्ही विषय असतील ना, त्यामुळे तिघांचे थोडे थोडे असतील. सो आय कॅन टेल यू द टोटल मार्क्स जस्ट नाउ बिकॉज आय हॅव नॉट सीन द पेपर ऑफ अदर प्रोफेसर्स, पण देर विल बी वन सिंगल प्रोफेसर 3 सेक्शन्स, अकाउंट्स, लॉ आणि इन्कम टॅक्स. कॉस्टिंगचं नसेल, सेल्फ इव्हॅल्युएटिंग. वीकली टेस्ट सेल्फ इव्हॅल्युएटिंग. नाही, फोटो काढून अपलोड करायचं आहे तुम्हाला. मला कळलं पाहिजे पेपर लिहिला आहे म्हणून, ते समजलं का. फक्तची चेकिंग मात्र प्रोफेसर करणार नाही तुम्हाला. त्यानंतर संध्याकाळी तुम्हाला त्याचं सोल्युशन मिळेल. डाऊट्स असतील तर डाऊट्स विचारायचे, सर मला सोल्युशन नाही कळलं, हे कसं झालं किंवा काय म्हणतात, तर देन वी विल डिस्कस. माझं सोल्युशन माझ्याकडे, सायली मॅडम विचारायचं वगैरे वगैरे. हो गया सबका? शैल आई गो अहेड? घर के बच्चे शैल आई गो अहेड? यस सर. ओके ग्रेट. चलो अब देखेंगे मिस्टर राम का क्वेश्चन. मिस्टर राम एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया ऑन 22 ऑफ सितंबर 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम. देखो प्रॉब्लम अपने को इनडायरेक्टली हिंट देते रहता है. फॉर द फर्स्ट टाइम जा रहा है, मतलब इसके पहले इंडिया के बाहर कभी भी नहीं गया था. मतलब उसका इसके पहले इंडिया में जो भी कुछ 365 दिन 366 रहेगा वो सारा का सारा हर साल का था. 4 साल का भी देखने की जरूरत नहीं है. समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ. लेकिन इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है एंड फॉर वर्क बोल रहा है एज एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी इन जर्मनी. तो हम बोलते हैं कि आइदर लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसको सेंड ऑफ देने का रहता है. और सेंड ऑफ देने के टाइम क्या बोलते हैं? 63, 65 नॉट एप्लीकेबल. समझने में कैसे बोल रहा हूँ. सिर्फ 182 रहेगा तो पकड़ेंगे. याद है कि आपको सबको? फिर से एक बार क्या बोल रहे हैं हम लोग. मिस्टर राम इंडियन सिटीजन है. ही लेफ्ट इंडिया ऑन 22 ऑफ सितंबर 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम. मतलब एक्चुअली स्पीकिंग मुझे पूरा गारंटी था कि पिछले 4 साल में उसका 365 नहीं 365 इंटू 4 हुआ रहेगा, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम इंडिया के बाहर गया अपना राजा. क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ. तो अगर इसको 63, 65 एप्लीकेबल होता है ना,
तो आराम से पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि 22 सितंबर को गया है, मतलब अप्रैल पूरा इंडिया में है, मई पूरा इंडिया में है, इधर ही पूरा हो गया ना, 30 + 31 मतलब 61 इधर ही पूरा हो गया। जून पूरा इंडिया में है, जुलाई पूरा इंडिया में है, अगस्त पूरा इंडिया में है, सितंबर का 22 दिन इंडिया में है। सर नहीं, 22 तारीख को गया है वो, हाँ, लेकिन 22 तारीख को कितना बजे गया प्रॉब्लम ने बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला। अगर नहीं बोला रहेगा तो मैंने आपको क्या बोला है, वो जो इंडियन शिप का क्रू मेंबर रहेगा तो उसके लिए अलग बात है, बट बाकी सबके लिए इफ द टाइम ऑफ अराइवल एंड टाइम ऑफ डिपार्चर इज नॉट नोन देन इट इज अज्यूम दैट द एंटायर डे इज स्टेड इन इंडिया, मतलब 22 तारीख भी इंडिया में ऐसा काउंट करेंगे हम लोग। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31 और सितंबर का 22, इतने दिन का टोटलिंग आराम से 60 के ऊपर होता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? और फर्स्ट टाइम इंडिया के बाहर गया है, मतलब इसके पहले कभी इंडिया के बाहर गया ही नहीं था, और उसका कल जन्म नहीं हुआ है ना बाबा लोग। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? जॉब के लिए जा रहा है, ऑफिसर बन के जा रहा है, इसका मतलब कम से कम 25-30 साल का तो रहेगा ही रहेगा, कम से कम। तो 25-30 सालों तक इंडिया के बाहर कभी गया ही नहीं, मतलब उसका 365, 365, 365, 366, 3 साल के बाद एक चौथा लीप ईयर वगैरह पकड़े जाओगे तो ऑटोमेटिकली इसका सब कुछ पूरा हो गया। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो एक्चुअली इसका 60 भी पूरा है और उसका 365 भी पूरा है, मतलब शायद ये रेसिडेंट बन सकता था, लेकिन स्पेशलिटी क्या है? अपना राजा इंडियन सिटीजन है एंड लिविंग इंडिया फॉर जॉब बोल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? सर जी आपको हम सेंड ऑफ दे रहे हैं, जाने के टाइम आप भी बोलोगे कितना अच्छा देश है मेरा, जाने के टाइम मुझे पकड़ता नहीं है। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? 182 पूरा करेगा तो पकड़ लेंगे, बट 182 पूरा नहीं किया रहेगा तो हम नहीं पकड़ेंगे। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? 182 को मैंने आपको क्या बोला था अगर याद रहेगा तो? 182 कहाँ से आया? हाफ ईयर मतलब 182। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? मतलब 30 सितंबर के बाद में जाएगा ना, 30 सितंबर भी नहीं बोलूँगा, 2 या 3 अक्टूबर कुछ, तो उसको क्रॉस करके जाएगा तो बोलेंगे शायद उसका 182 पूरा हो जाता है। ये 22 सितंबर को गया, कैलकुलेट करके देखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं मुझे। 30 कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर 30 डेज ऑफ अप्रैल, अप्रैल का 30 लेके हो गया कैलकुलेटर पे, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31 और सितंबर का 22, टोटलिंग करके देखो कितना आया? 175, मतलब 182 पूरा हुआ नहीं है। 63-65 हो गया है, बट 63-65 से एग्जेम्पशन है अपने राजा को। क्यों? क्योंकि वो इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ जॉब है, तो इसको हम ट्रीट क्या करेंगे फिर बोलो? नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट रहेगा तो आगे चिंता करने की जरूरत नहीं है, OR के NOR। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो क्या लिखना पड़ेगा? स्टे इन इंडिया इज इक्वल टू 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 22 इज इक्वल टू 175। सिंस मिस्टर राम इज एन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ जॉब, only the first set of conditions of section 61 are applicable to him, therefore his stay in RPY is compared with 182 days as mentioned in condition number 1 only. Since Mr. Ram has stayed in India only for 175 days in RPY, he does not fulfill the condition of stay of 182 days, therefore he is non-resident for the assessment year of so and so. Clear? चलो स्टार्ट। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क के लिए आ सकता है, चिंटू पिंटू क्वेश्चन।
Complete? Shall I go for the next question? Sir, just a minute. Okay. Answer. Yes. Chalo. Now next question, Mr. Day. Mr. Day residing in US since 1990 visits India for 30 days every year. Okay. Mr. Day residing in US since 1990 1990 से वहीं पे रहता है and he visits India for 30 days every year. मतलब ये भारत में विजिट के लिए आता है. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? अब नाम से तो लगता है कि शायद ये इंडियन सिटीजन या फिर एटलीस्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहेगा. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? आगे देखते हैं क्या बोलता है. ही केम बैक टू इंडिया ऑन 1/4/22 फॉर परमानेंट सेटलमेंट. अरे बाप रे, मतलब इसके पहले वो एक्चुअली स्पीकिंग किस लिए आता था? घूमने के लिए आता था. लेकिन अभी क्यों आ रहा है? परमानेंट सेटलमेंट के लिए आ रहा है. तो अभी हम उसको अतिथि बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे. अब वो अतिथि कहाँ है? अब तो रहने को आ गया वो. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? What will be his residency status for assessment year of 24-25? What will be his residency status for the assessment year of 24-25? तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? सर अभी वो इंडियन सिटीजन है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसके बारे में प्रॉब्लम कुछ नहीं बोल रहा है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या? अब नहीं फर्क पड़ेगा. क्यों? वो फर्क कब पड़ता था? अगर वो इंडिया को विजिट के लिए आता रहता था तो फर्क पड़ता था. हाँ तो सर विजिट के लिए आ रहा था ना. अरे हाँ, इसके पहले विजिट के लिए आ रहा था, लेकिन अभी जो आया है ना, अब वो हमेशा हमेशा के लिए रहने के आ गया है. मतलब अभी उसको हम लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट इस क्लासिफिकेशन में नहीं डाल सकते. अगर वो क्लासिफिकेशन ही नहीं है तो फिर देखने की जरूरत नहीं कि बाबा वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था कि नहीं था. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके. तो मैं बोल सकता हूँ नेम मिस्टर डे, सिटीजनशिप आपने लिखा तो भी ठीक, नहीं लिखा तो भी ठीक, नॉट अ प्रॉब्लम. असेसमेंट ईयर ऑफ 24-25, प्रीवियस ईयर 31 मार्च 24. और वो कब आया अपना राजा? ही केम टू इंडिया ऑन 1/4/22 आ चुका है. 1/4/22. हमारा साल कौन सा है? 31 मार्च 24 को जो साल खत्म होगा वो अपना साल है. तो 1/4/22 का आया, मतलब 22-23 फुल ईयर इंडिया के अंदर था. तो उसका 365 डेज रहेगा 22-23 का. कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? और 23-24 का 366 डेज रहेगा क्योंकि लीप ईयर है 23-24 में. अभी कल गया ना 29 फेब. समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए यहाँ पे 366 हो गया. मैं बोलूँगा ठीक है, फिर इसके ने तो 182 पूरा कर दिया है. 182 पूरा कर दिया मतलब क्या बोलना पड़ेगा? वो रेसिडेंट है. कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? रेसिडेंट है और सादा रेसिडेंट है. वो सादा वाला रेसिडेंट रहेगा तो अपने को ओआर नहीं तो एनओआर भी चेक करना पड़ता है. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? ओआर नहीं तो एनओआर के लिए जरूरी क्या है? पिछले 7 साल में 730 दिन से कम दिन के लिए रहेगा, 729 और लेस, तो ऑटोमेटिकली एनओआर बन जाता है. पिछले 7 साल में सिर्फ 365 दिन है उसके पास. कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? कोई बोलेगा नहीं सर पिछले 7 साल में सिर्फ 365 दिन नहीं, आप गलत बोल रहे हो सर. उसके पहले भी वो हर साल 30-30 दिन के लिए आ रहा था ना. कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैं बोलूँगा ठीक है, फिर शाबाश, बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है. तो पिछले साल का 365 और उसके पीछे के साल का हर साल का 30-30-30. तो पिछले साल का 365 अपने को पिछले 7 साल देखने के हैं. 7 में से किधर गया? कैसे लिखो? ऐसा ऐसा. हाँ चलो ये 7 है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इसमें से एक साल का 365 खत्म हो गया, अभी 6 बाकी है. कह रहे समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 6 में क्या कंसिडर करना पड़ेगा मुझे? 30-30 मतलब 180 दिन. सो 365 प्लस 180 545 होता है, मतलब 729 से कम ही हो गया. कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर है मैं कैसे विजुअलाइज कर रहा हूँ? आई एम रिपीटिंग अगेन. अपने को क्या देखना है? रेसिडेंट बन गया क्या अपना राजा? हाँ. क्यों? क्योंकि इसने 182 पूरा कर दिया है. इसका 366 हो गया, आरपीवाई में उसका 366 हो चुका है. कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? मतलब आराम से रेसिडेंट है अपना राजा, अपना आराम से. मतलब वो 63-65 को देखने का जरूरत है कि नहीं, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज सीधा 366 दिन पूरा कर दिया. तो 182 पूरा किया तो किसी को भी हम पकड़ ही लेते हैं.
समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? उससे किसी को भी छुटकारा नहीं मिलता है, तो रेसिडेंट है। और रेसिडेंट होने का कारण क्या है? सादा सादा रेसिडेंट है, मतलब ओआर नहीं तो एनओआर चेक करना पड़ेगा। एनओआर कैसे बनता है? अगर 7 साल में से 729 या फिर उससे कम दिन इंडिया में रहता रहेगा तो ऑटोमेटिकली एनओआर बन जाता है। हम बोलेंगे पिछले साल में 365, अपने को पिछले 7 साल चाहिए, सिर्फ 1 साल मिल गया, उसके पीछे के 6 साल और देखो। सर वहाँ का कुछ डेटा नहीं दिया, वो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ था 30 डेज एवरी ईयर, तो 6 साल का 30 डेज मतलब 180 दिन, 180 प्लस 365 मतलब 545, ऐसा आपने बोला। 545 इज लेस देन 729, मतलब गारंटी हो गया एनओआर है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? घर के बच्चे समझा करे? यस सर। तो ये यहाँ पे आ गया, केम टू इंडिया सो एंड सो, इट विल बी कंपेयर्ड विद 182 डेज एज मेंशन इन कंडीशन नंबर 1 एज वेल एज 60 डेज, दोनों चेक करूंगा। क्यों? क्योंकि ही इज कमिंग फॉर परमानेंट रेसिडेंस। अगर वो विजिट के लिए आता तो सिर्फ 182 को पकड़ता था, बट यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट, सिंस मिस्टर डे स्टेड इन इंडिया फॉर 365 डेज, ही इज रेसिडेंट। प्रीवियस ईयर में 365, करंट ईयर में 366, मतलब 182 को पूरा करता है तो वो रेसिडेंट है। रेसिडेंट रहेगा तो चेक द कंडीशंस ऑफ 66 से, उसके हिसाब से इज नॉट अ रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, वो तो एक ही साल रेसिडेंट है, पिछले 1 साल में, एंड इज नॉट कंप्लीटिंग दैट कितना तुम्हारा 730 डेज ऑल्सो, 729 डेज ऑल्सो। वहाँ पे उसका 545 आ रहा है, 545 हमने अभी वर्किंग करके दिखाया था कैसे किया हमने करके। समझ मैं कैसे बोल रहा था? ही इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर? चलो स्टार्ट।
कंप्लीट। चलो, shall I go ahead now? Everybody? Great. चलो. So here you complete the requirements of individual. इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी अपने करके हो गए. अब हम किसकी तरफ देखेंगे? HUF की तरफ देखेंगे. याद रखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इंडिविजुअल के बारे में आएंगे. HUF का अगर आया तो छोटा मोटा प्रॉब्लम आएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा. और बाकी के जो SSE है, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी वगैरह करके, उनका सिर्फ थियरी क्वेश्चन आएगा, उनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला नहीं है. क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, द एक्सप्रेशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF. इंडिविजुअल रहता है, क्योंकि इंडिविजुअल मतलब एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, बट HUF मतलब एक रिलेशनशिप है, तो कहाँ पर रह नहीं सकती है. इसके लिए HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने का तो अपने को क्या देखना पड़ता है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना पड़ता है. ओके, तो इट इज रिफर्ड टू इन सेक्शन 6 रिफर्स टू द सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड नॉट टू द कैरिंग ऑन डे टू डे बिजनेस बाय द सर्वेंट्स और एम्प्लॉयज और द एजेंट्स. तो जब हम बोलेंगे कि HUF के लिए हमको क्या चाहिए? कंट्रोल मैनेजमेंट को देखने का है, तो कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? तो उसका सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे वो अपने को देखने का है. HUF का शायद बिजनेस बड़ा रहेगा, अलग अलग जगह पे उसका बिजनेस फैला हुआ रहेगा, उसका सारा का सारा बिजनेस करने के लिए उन्होंने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया रहेगा, सर्वेंट्स को अपॉइंट किया रहेगा, वो भी अलग अलग जगह पे काम करते रहेंगे. बट सर्वेंट्स कहाँ पे काम कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ कहाँ पे हो रहा है, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अभी तो बैद्यनाथ, जो आपको पता रहेगा च्यवनप्राश वगैरह का जो है, अभी तो वो प्राइवेट मतलब लिमिटेड कंपनी बन चुका है. बट वेन इट वॉज स्टार्टेड एज HUF. बैद्यनाथ वॉज फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ इट्स लाइफ इट वॉज HUF बिजनेस. तो बेचा कहाँ पे जा रहा है? अलग अलग जगह पे जा रहा है. बैद्यनाथ का शायद कुछ स्पेशल जगह पे प्लांट भी रह सकता है, बाबा यहाँ से हम लोग कुछ अलग अलग औषधियाँ मिलती है तो वहाँ से वो वहीं पे हम लोग उसको मैन्युफैक्चर करेंगे और बाद में सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो शायद वो किधर ब्रह्मदेश में मिल रही है स्पेशल टाइप की औषधियाँ, तो उन्होंने वहाँ पे प्रोडक्शन प्लांट डाल के रखा हुआ है.
हम बोलेंगे कहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्शन हो रहा है उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं, कहाँ पे तुम्हारा सेल्स हो रहा है वहाँ पे कुछ फर्क पड़ता नहीं, तुम्हारा हेड ऑफिस कहाँ पे बैठा है जहाँ पे तुम्हारा अकाउंटेंट सब एंट्री करता है उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मीन्स योर सेंट्रल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब तुम्हारा ब्रेन जहाँ पे मेन डिसीजंस ऑफ बिजनेस आर टेकन, नॉट ओनली डे टू डे डिसीजंस, चाहे किसके वैसे मंगाऊँ, प्रिंटिंग एसेसरी किसके वैसे करूँ, वो छोटा मोटा ट्रांजेक्शन है, दैट इज ओके। सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कर्ता एंड को पार्टनर्स। अच्छा मतलब सर कर्ता जहाँ पे रहता है उसको हम लोग कंट्रोल मैनेजमेंट बोलेंगे, मैं बोलूँगा नहीं ऐसा भी नहीं है, कर्ता जहाँ पे रहता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि डिसीजंस कहाँ पे लिया जाता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर विच आर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ सर्वाइवल ऑफ दैट एचयूएफ बिजनेस, उसको हम बोलेंगे कि सेंट्रलाइज पोजीशन है वो। देयर इज ए चांस कि एक आध साल में ऐसा रहेगा कि शायद कर्ता का तबियत बहुत खराब है और उसको ट्रीटमेंट के लिए यूएस जाना पड़ा, वो वहीं पे एक साल भर के लिए वहीं पे रह गया, तो ऐसा नहीं बोलने का सर कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया के बाहर चला गया, वो करता वहाँ पे रहेगा लेकिन बाकी के को-पर्सन यहाँ पे रहेंगे और फिर यहाँ से वो मीटिंग करते रहेंगे, शायद उसको स्काइप पे बुलाते रहेंगे, शायद उसको गूगल मीट पे बुलाते रहेंगे वगैरह वगैरह। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो डोंट थिंक दैट इट इज द प्लेस वेयर द सर्वेंट्स एंड अदर पीपल आर वर्किंग, डोंट थिंक दैट इट इज द प्लेस वेयर कर्ता इज रिसाइडिंग, इट इज द प्लेस वेयर द इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर सर्वाइवल ऑफ द एचयूएफ आर टेकन। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मीन्स डी फैक्टो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड नॉट मियरली हैविंग अ राइट टू कंट्रोल और मैनेज। डी फैक्टो मतलब एज पर फैक्ट्स, डी फैक्टो म्हणजे एज पर फैक्ट्स, डी ज्युरे म्हणजे एज पर लॉ, DED जैसा तुम्हारा फ्रेंच वर्ड्स रहेगा तो उसको शुरुआत में क्या रहता है, ला नहीं तो ल बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रेंच में शुरुआत में, तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सॉरी लैटिन में क्या बोलते हैं, डे बोलते हैं, डी फैक्टो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लैटिन शब्द है, तो डी फैक्टो मतलब एज पर फैक्ट्स एंड डी ज्यूरे मतलब एज पर लॉ। तो तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, वो डी ज्यूरे कंट्रोल हो गया। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? हम कह रहे हैं हमको डी ज्यूरे कंट्रोल की जरूरत नहीं है, हमको किसकी जरूरत है, हमको डी फैक्टो कंट्रोल की जरूरत है। So control and management means de facto control and management and not merely having a right to control or manage. The business may be done from outside India and yet its control and management may be wholly within India. Therefore, control and management of a business is said to be situated at a place where the head and the brain of the adventures is situated. Merely because the family has a house in India where some of the members reside in the previous year does not automatically constitute that the place as the seat of control and management of affairs of the HUF unless important decisions concerning the affairs of the HUF are taken there. HUF का एक घर इंडिया में है, मतलब ऑटोमेटिकली उसको हम लोग इंडिया के रेसिडेंट है, फिर इंडिया में उसका कंट्रोल मैनेजमेंट ऐसे कंसिडर नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, इट मे स्टिल बी आउटसाइड इंडिया। हमको घर कहाँ पे उससे फर्क पड़ता नहीं है, हमको तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तुम्हारा एम्प्लॉइज कहाँ पे उससे फर्क पड़ता नहीं है, तुम्हारा फैक्ट्री कहाँ पे उससे फर्क पड़ता नहीं है, बल्कि HUF के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो कहाँ पे लिया जाता है उससे फर्क पड़ता है। There is a chance कि all co-partners may not be staying in India at all, including Karta. Everybody is staying outside India. Business is done in India. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? And once in a month, everybody comes to India for the purpose of decision making and then they go back. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? Are you getting the point what I am trying to specify? मैं बोलूँगा फिर it will still be considered that HUF is in control management is in India. The place of control may be different from the usual place of running the business and sometimes even the registered office of the SEC. This is because control and management of the business need not necessarily be done from the place of business or from the registered office of the SEC. But control and management do imply the functioning of the controlling and directing the power at a particular place with some degree of permanence. बाबा यहाँ पे जनरली यहीं पे डिसीजन लिया जाएगा दिखता है, हम ये नहीं बोल रहे कि कंपल्सरली 100% परमानेंस, सम डिग्री ऑफ परमानेंस रहेगा तो भी सफिशिएंट है। समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो अभी देखो फिर कंडीशन क्या है, अभी सेक्शन 6(1) की बात नहीं चल, अभी सेक्शन 6(2) की बात चालू है। 6(1) किसकी बात करता है? इंडिविजुअल। 6(2) किसकी बात करेगा? HUF। 6(3) किसकी बात करेगा? कंपनी। और बाकी सब लोग जो है उनके लिए फिर से 6(2). तो एक्चुअली 6(2) HUF की भी बात करता है और बाकी सब की भी बात करता है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट आइडिया? तो इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया, देखो कौन सा शब्द यूज किया हुआ है, होली और पार्टली, एंड नहीं बोला बाबा लोग, बेबी लोग, और बोला हुआ है। समझ में कैसे बोल रहा हूं? इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया, तो HUF would be resident in India. In that case, HUF would be resident in India. Second, if the control and management of the affairs is situated wholly outside India. सर यहाँ पे होली और पार्टली बोला, तो यहाँ पे भी होली और पार्टली बोलो। अरे देखो, अगर नीचे होली और पार्टली बोल दोगे ना
तो तुम यू आर गोइंग टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, क्योंकि ऊपर पार्टली इन इंडिया है तो नीचे तुम बोलोगे पार्टली आउटसाइड इंडिया है, दोनों का मतलब एक ही होता है फिर। तो यू कैन नॉट हैव सेम सिचुएशन इन टू डिफरेंट कैटेगरीज। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? इसलिए ऊपर पार्टली बोला तो नीचे पार्टली बोलना पॉसिबल ही नहीं है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, सो इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया, देन एचयूएफ वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, एंड इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, देन इट वुड बिकम नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। सो एचयूएफ के बारे में क्या देखने का है? नंबर ऑफ डे स्टे मतलब ट्रैवल है क्या, स्टे मतलब एक जगह पे है क्या, इंडिया के बाहर गया अंदर आया, कुछ देखने का जरूरत नहीं है। स्टे इन अ शिप मूव्ड इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टे का कंसेप्ट ही नहीं है। कंसेप्ट कौन सा? कंट्रोल मैनेजमेंट। वो भी कौन सा कंट्रोल मैनेजमेंट? डी ज्यूरे नहीं, डी फैक्टो। डी फैक्टो मतलब एज पर फैक्ट्स। हमको क्या चाहिए? कर्ता कहाँ पे रहता है, फर्क पड़ता नहीं है। को पर्सन्स कहाँ पे रहते हैं, फर्क पड़ता नहीं है। फैक्ट्री कहाँ पे, फर्क पड़ता नहीं है। डे टू डे डिसीजंस, छोटे मोटे डिसीजंस कहाँ पे लेते हैं, उससे फर्क पड़ता नहीं। फिर क्या इंपॉर्टेंट है? एचयूएफ के बिजनेस को दिशा देने वाले, एचयूएफ के बिजनेस को ग्रो करने वाले या फिर सस्टेन करने वाले जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो कहाँ पे लिए जाता है? फेयरली इन अ परमानेंट मैनर। दैट प्लेस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। रजिस्टर्ड ऑफिस वही रहेगा, इसका भी कुछ गारंटी नहीं है, उससे भी फर्क पड़ता नहीं। हमको देखना है कि जनरली वो डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से एचयूएफ सस्टेन कर सकेगी या फिर ग्रो कर सकेगी, उसका डिस्टेंस कहाँ पे लेते हो देखा करो। और वो रोज का रोज वहीं पे लेना है, ऐसा भी कुछ कंपल्शन नहीं है। फेयरली परमानेंट है वो, कभी कभार दूसरी जगह से भी लेते हैं, दैट इज ओके। मैं बोलूँगा ठीक है, फिर इट विल बी स्टिल कंसिडर्ड एज होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। और अगर वो होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया रहेगा तो इन दैट केस एचयूएफ इज रेसिडेंट, अदरवाइज एचयूएफ इज नॉन रेसिडेंट। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, सर अगर रेसिडेंट रहेगा तो क्या, फिर आगे ओआर नहीं तो एनओआर बन सकता है। तो सर ओआरए के एनओआरए कैसे डिसाइड करते हैं? अभी यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ होता है, जरा संभल के, घाई करने का नहीं है। इंडिविजुअल के बारे में और एचयूएफ के बारे में ओआर एनओआर का कंसेप्ट है, बाकी किसी के लिए नहीं है। इंडिविजुअल में ओआर बनने का कंडीशन दिया हुआ नहीं है, एनओआर बनने का कंडीशन दिया हुआ है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? और एचयूएफ में एनओआर बनने का कंडीशन दिया हुआ नहीं है, ओआर बनने का कंडीशन दिया हुआ है। क्लियर? सेकंड पार्ट, इंडिविजुअल में रेसिडेंट बनने का है तो नंबर ऑफ डेज स्टे किसका चेक करना पड़ेगा? इंडिविजुअल का चेक करना पड़ेगा। और उस इंडिविजुअल को ओआर बनना है तो फिर से पिछले 7 साल में 729 या फिर कम, पिछले 10 साल में 9 साल, ये जो भी कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट है वो इंडिविजुअल का ही चेक करनी पड़ती है। जिसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना है उसका स्टे चेक करना पड़ता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? बट जब तुम एचयूएफ की बात करोगे तो पहले एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को चेक करते हुए एचयूएफ रेसिडेंट इन इंडिया है कि नहीं है वो चेक करके हो गया। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? उतना होने के बाद सेकंड पार्ट कि अब एचयूएफ रेसिडेंट बन चुकी है तो अभी अपने को एचयूएफ ओआर है कि एनओआर है वो चेक करना है। इसके लिए अभी एचयूएफ की तरफ मत देखो, अब एचयूएफ के कर्ता की तरफ देखो। अब जब हम वो कंडीशन देखने वाले हैं, वो कंडीशन एचयूएफ ने फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, आगे की कंडीशन एचयूएफ के कर्ता ने फुलफिल करनी चाहिए। कर्ता ने फुलफिल कर दी तो एचयूएफ बन जाएगी ओआर, कर्ता ने फुलफिल नहीं की तो एचयूएफ बन जाएगी एनओआर। समझ में कैसे बोल रहा हूं? सर ये क्या पागलपन है? एचयूएफ का स्टेटस डिसाइड करना है और कंडीशन कर्ता पूरा करेगा? मैं बोलूंगा हाँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप सब लोग मन लगा के पढ़ाई करोगे, मन लगा के पढ़ाई करोगे, आप रैंक लेके आओगे। पढ़ाई किसने किया? आपने। दिमाग किसने चलाया? आपने। याद किसने रखा? आपने। एग्जाम में पेपर ठीक से किसने लिखा? आपने। मार्क्स किसको मिला? आपको। रैंक किसको मिला? आपको। लेकिन मैं बोलूंगा मैं रैंक होल्डर का प्रोफेसर, तो काम किया तुमने, स्टेटस चेंज हो गया मेरा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? आप बन जाओगे रैंक होल्डर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके मम्मी डैडी बोलेंगे अरे हम कौन है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के मम्मी डैडी है। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? तो काम किया आपने, लेकिन स्टेटस चेंज हो गया किसी और का। वैसे ही कर्ता फुलफिल करेगा कंडीशन तो स्टेटस चेंज होगा क्या? किसका? एचयूएफ का। समझना मैं कैसे बोल रहा हूं? आप ठीक से सुनिएगा। पहला कंडीशन, पहला एक कंफ्यूजन यहां पे रहता है, वो वही कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया कि कंडीशन रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने का रहेगा एचयूएफ का, तो पहला कंडीशन किसने पूरा करना पड़ता है? एचयूएफ ने पूरा करना पड़ता है। अगर एचयूएफ एनआर बन गई तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, एचयूएफ आर बन गई तो फिर अभी आगे देखना है। आगे देखना तभी एचयूएफ के ऊपर कंडीशन लगाया हुआ नहीं है, अब एचयूएफ के कर्ता के ऊपर कंडीशन लगाया हुआ है, और कर्ता ने वो कंडीशन पूरा किया तो एचयूएफ बन जाएगी ओआर, वरना एचयूएफ रह जाएगी एनओआर। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? ये एक पॉइंट पूरा हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट,
अब कर्ता के बारे में क्या बोला गया है कि इफ द कर्ता was resident in India in any 9 out of 10 previous years in the in any 9 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year, or the karta was staying in India for 730 days or more, at least 730 days. In that case, karta has completed the conditions of 66B, मतलब HUF has also completed the conditions of 66B. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? So automatically HUF will be considered as ordinary resident. हाँ सर सिंपल है, काली फुकड़ आप डरा रहे थे, सिंपल ही है, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ होता है। कभी कभी जानबूझ के इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं देते हैं, वो जानबूझ के छोटा सा पॉइंट लेके रखते हैं। ऐसा बोलते कि द कर्ता हिमसेल्फ इज नॉन रेसिडेंट इन द करंट ईयर। कर्ता का अलग से रेसिडेंट स्टेटस चेक करना पड़ेगा क्योंकि कर्ता इज इंडिविजुअल, और उसके अलावा HUF का भी रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? तो कर्ता का जब खुद का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने को गए तो समझा कर्ता ने 182 भी पूरा नहीं किया है, 60 भी पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से कर्ता खुद कौन बन चुका है? नॉन रेसिडेंट बन चुका है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं? तो क्वेश्चन ऐसा है कि कैन HUF बी ROR? तो HUF ROR बन सकती है क्या? जब कर्ता खुद नॉन रेसिडेंट है तो HUF ROR बन सकती है क्या? मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकती है क्या? यस और नो? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना पड़ेगा। यस और नो? यस। हाँ HUF का कंट्रोल अमेंडमेंट इंडिया में है, चल है। अब बता, मैं OR की बात कर रहा हूं। HUF OR बन सकेगी क्या, ये मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि कर्ता खुद NR है। मतलब HUF NOR बनेगा, ऐसा तो बोल रही है। इसके खिलाफ कोई ओपिनियन वाला है क्या? यही छोटा सा मिस्टेक है, मैं बोला कि वो मिस्टेक होता है, उसके से होता है। देखो उन्होंने क्या बोला है कि कर्ता ऑफ रेसिडेंट HUF शुड बी रेसिडेंट इन at least 2 previous years out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year, and the stay of karta during 7 previous years immediately preceding relevant previous year should be 730 days or more. कर्ता ने 2 कंडीशन पूरा किया। कर्ता ने कौन सा कंडीशन पूरा करना चाहिए? 10 साल में 2 साल रेसिडेंट रहना चाहिए। तभी बोलने के टाइम मैंने 9 बोला करे, पहली बार बोलने के टाइम, तो 9 नहीं चाहिए, 2 चाहिए। सॉरी फॉर दैट। 9 साल नहीं रहेगा तो NOR बनता है, अपने को OR करना है इसको। तो कर्ता ने 10 में से कम क्या करना चाहिए? 2 साल रेसिडेंट बनना चाहिए, और 7 साल में एक तो 730 दिन रहना चाहिए, नहीं तो 730 दिन से ज्यादा रहना चाहिए। मतलब उधर का पहला 2 कंडीशन को नाना बोलना चाहिए। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? पहला दोनों कंडीशन को नाना बोलेगा तो इधर का दोनों कंडीशन को हाँ बोल देगा अपने आप। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? आकांक्षा श्योर? तो ना देखो, जो बोला है उतना ही देखने का, जो बोला नहीं वो नहीं देखने का। अब कर्ता ने करंट ईयर में उसका तबीयत ठीक नहीं था, ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के बाहर चला गया था, तो उसका इंडिया में इस साल सिर्फ 45 डेज का स्टे हो गया था। मतलब कर्ता ने 182 भी पूरा नहीं किया, और कर्ता ने 45 दिन पूरा किया, मतलब 60-365 भी पूरा नहीं किया। इसका मतलब कर्ता इस साल में क्या बन गया? खुद नॉन रेसिडेंट बन गया। इस साल में नॉन रेसिडेंट बन गया, बट उसका तबीयत इस साल में खत्म हुआ था। इसके पहले के 7 साल को देखना है, और इसके पहले के 10 साल को देखना है। इसके पहले के 10 साल में अगर वो इंडिया के बाहर कभी नहीं गया था तो 10 में से 2 साल रेसिडेंट रहेगा तो भी चलता है, और वो 10 में से 10 के 10 साल इंडिया के अंदर ही था, और 7 में से 730 दिन का उसका 7 में बहुत ज्यादा दिन हो जाएगा। फिर समझने में कैसे बोल रहा हूं? उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि इफ द कर्ता इज ROR ओनली देन HUF विल बी ROR, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला इफ द कर्ता फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ 182 की बात नहीं कर रहे, 63-65 की बात नहीं कर रहे। इफ द कर्ता फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ 2 years out of 10 previous years, नॉट RPY के पहले के 10 साल देखो। RPY में कर्ता खुद क्या नाच रहा है उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। RPY के पहले के 10 साल को देखना है, RPY के पीछे के 7 साल को देखना है,
आरपीवाई में वो क्या कर रहा है उससे कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। इसके लिए अगर आपका आंसर ऐसा है कि कर्ता खुद एनआर है तो एचयूएफ आरओआर बन सकती है क्या? मैं बोलूंगा हाँ बन सकती है, अगर कर्ता ने पिछले 10 साल में से 2 साल के लिए रेसिडेंट हाँ बोला रहेगा तो। और नहीं सर, अभी आपने बोला कर्ता नॉन रेसिडेंट है, वो करंट ईयर में नॉन रेसिडेंट है, पिछले 10 साल में से 2 साल रेसिडेंट रहेगा तो चलता है, और 7 साल में 730 दिन पूरा किया रहेगा तो भी चलेगा, अपने को हो जाएगा फिर काम। और यहां पे याद रखो, यहां पे दोनों कंडीशन कंपलसरी है, दोनों करना पड़ता है। ऐड है, कर्ता was resident in India in any 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year, and कर्ता has completed a stay of 730 days or more in 7 previous years immediately preceding the relevant previous year। ये दोनों पूरा करता रहेगा तो कर्ता ने करंट ईयर में क्या गुल खिलाए हैं उससे हमको कुछ फर्क पड़ता नहीं है। कर्ता ने पिछले 10 साल में क्या किया था, पिछले 7 साल में क्या किया था, वो देखना है फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ एचयूएफ। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? छोटा पॉइंट है, मिस्टेक होता है, 100% मिस्टेक होता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ध्यान में नहीं आता क्योंकि हमको लगता है हाँ मतलब ये पूरा, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या रहता है, दीज कंडीशंस विल बी चेक्ड ओनली इफ कर्ता इज आर। अगर कर्ता खुद एनआर रहेगा तो उसका खुद का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए हमने एक कंडीशन चेक ही नहीं किया रहेगा। देखो, एक मेरा, मैं कौन हूँ, एचयूएफ हूँ, और यहाँ पे कौन खड़ा है, मेरा कर्ता खड़ा है, तो कर्ता का इस साल का 45 दिन इंडिया के अंदर रहता है, वो बाकी का टाइम अमेरिका में इलाज ले रहा है, उपचार करके ले रहा है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? तो कर्ता का स्टेटस क्या बन गया, नॉन रेसिडेंट, और कर्ता खुद नॉन रेसिडेंट है तो कर्ता ने पिछले 10 साल में क्या किया था, पिछले 7 साल में क्या किया था, ये चीजें हमने कर्ता का स्टेटस चेक करने के लिए इग्नोर की थी। क्यों? क्योंकि हमारा रूल क्या है इंडिविजुअल में, इफ यू आर नॉन रेसिडेंट आगे देखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जब तुम कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड कर रहे थे तब तुमने, कर्ता ने करंट ईयर में सिर्फ 45 दिन पूरा किया है, मतलब 182 भी पूरा नहीं किया है, 60 365 भी पूरा नहीं किया है, तो उसको बोल देंगे तू नॉन रेसिडेंट है राजा, करंट ईयर में तू नॉन रेसिडेंट है, तो पिछले 10 साल में क्या किया, पिछले 7 साल में क्या किया हमने नहीं देखा तो भी चलेगा। कब? जब हम तेरा खुद का स्टेटस डिसाइड करना चाह रहे तब। बोलते ठीक है सर, तो मैंने आपको सिर्फ इस साल का बता दिया, मैं 45 डेज के अंदर था, बाद में बाहर चला गया था। मैं बोलता ठीक है सर, भी जाऊं? मैं बोलता नहीं मत जा रुक, अभी मुझे एचयूएफ का स्टेटस डिसाइड करना है। जब तू इंडिया के बाहर था तो कंट्रोल मैनेजमेंट में किधर था? बोलता है सर वो कभी बाकी के सब इधर थे और हमेशा की तरह हम लोग वहीं पे डिसीजन लेते इंडिया के अंदर। बोलता अच्छा, मतलब तेरी एचयूएफ तो रेसिडेंट बन गई, क्योंकि कंट्रोल एनवायरमेंट इज आइदर होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, तो इन दैट केस इट इज काउंटेड एज रेसिडेंट, तो तेरी एचयूएफ रेसिडेंट है। बोलता हाँ सर, अब मैं जाऊँ? बोलता नहीं रुक, अब मुझे बता तेरा पिछला 10 साल क्या था, पिछला 7 साल क्या था। बोलते सर अभी तो आपने बोला मेरा 10 साल और मेरा 7 साल नहीं देखने का। वो तेरा स्टेटस देखने के लिए तेरा पिछला 10 साल और तेरा पिछला 7 साल नहीं देखना है, बट अब एचयूएफ का स्टेटस डिसाइड करो तो मेरा पिछला 10 साल और 7 साल देखना पड़ेगा। नहीं सर, लेकिन मैं खुद नॉन रेसिडेंट हूं। अरे राजा, मैं फिर से बार वही बता रहा हूं तुझे कि जब तेरा स्टेटस डिसाइड करना है तो मैं नहीं देख रहा हूं क्योंकि तू नॉन रेसिडेंट है, लेकिन अब मैं तेरा स्टेटस नहीं देख रहा हूं, तेरी एचयूएफ रेसिडेंट बन चुकी है, इसलिए मुझे तेरा पिछला 10 साल और तेरा पिछला 7 साल देखना पड़ेगा। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? नक्की कळलं? घरची बाळं कळलं का रे? Yes, sir. क्लियर? प्राजक्ता, चलो, तुमने इंडिविजुअल का कंडीशन लिख के रखा था कि नहीं लिखा था? कंडीशंस नोट्स डायरेक्टली प्रॉब्लम ही चालू किया था। हाँ ठीक है, अभी इसका भी प्रॉब्लम ही करेंगे क्योंकि मैं नोट्स तुमको देने वाला, तो आराम से लिखो, आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, द बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांजैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ओके, ट्रांजैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल द पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन देयर। मतलब एचयूएफ क्या बन गई? नॉन रेसिडेंट। कंट्रोल मैनेजमेंट इज होली आउटसाइड इंडिया। होली आउटसाइड इंडिया मतलब नॉन रेसिडेंट। मिस्टर ई, द कर्ता ऑफ एचयूएफ, हु वाज बोर्न इन कोलकाता, visits India during previous year of 23-24 after 15 years. He comes to India on 1/4/23 and leaves for Australia on 1/12/23. Determine the residential status of Mr. E and HUF. मैं बोलूँगा HUF तो अभी कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है, मतलब HUF क्या बन गई? नॉन रेसिडेंट। अपना ये जो मिस्टर ई है करता, वो इंडिया में कब आया? ही केम टू इंडिया ऑन 1/4/23। अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24। 23-24 के बराबर 1 अप्रैल को अपना राजा इंडिया के अंदर आया है। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर काउंट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि 1/12 को चला गया, उड़ गया वो। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? अरे कुछ तो बोलो। सो अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30 और दिसंबर का 1। क्योंकि इफ द टाइम ऑफ अराइवल एंड टाइम ऑफ डिपार्चर आर नॉट नोन देन बोथ द डेज आर अज्यूम्ड टू बी स्टेड इन इंडिया। इसके लिए दिसंबर का 1 दिन ऐड करना पड़ेगा। कितना है बोलो आंसर फिर? 245। मतलब वो 1 दिन ऐड नहीं करते तो भी 182 को क्रॉस करता ही था वो। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो कर्ता ने इस साल में 182 को पूरा कर दिया, मतलब कर्ता खुद कौन बन गया? रेसिडेंट।
लेकिन इसके पहले कभी इंडिया के अंदर नहीं आया था, वो फर्स्ट टाइम आया, उन्होंने बोल कर रखा है ना, ही विजिट्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ऑफ 23-24 आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब बीच में 15 साल इंडिया के अंदर कोई था ही नहीं। क्या रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ, पिछले 15 साल वो इंडिया के अंदर था ही नहीं। मैं बोलूँगा ठीक है, फिर इन दैट केस क्या कर लो उसको, इन दैट केस क्या कर लो उसको, अरे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता ना मेरे हीरोइन अभी, क्योंकि उसने 182 को क्रॉस कर दिया है ना, तो विजिट देखने का जरूरत ही नहीं है ना। वो सब कब रहता है, अगर सपोज अपना हीरो कम दिन के लिए आएगा तो उसको कंसेशन देने का नहीं देने का देखना पड़ेगा। तो बोल रहे सच्ची बात है, वो इंडियन सिटीजन है तो उसको हम 362 कंप्लीट अप्लाई नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, सब सच्ची बात है। बट एनीवे उसने 182 पूरा कर दिया है, 182 पूरा किया तो किसी को कुछ कंसेशन नहीं है। समझता मैं कैसे बोल रहा हूँ, गॉट द आइडिया। लेकिन अपने को क्वेश्चन क्या आता है, अगर वो रेसिडेंट है तो फिर उसका पिछला 10 साल देखना पड़ेगा, अगर वो रेसिडेंट है तो उसका पिछला 7 साल देखना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि पिछले 15 साल में इंडिया में था ही नहीं, मतलब 7 साल में 0 होगा वो, और 10 साल में 1 साल कम से कम उसका रहना चाहिए था, वो भी उसका होने वाला नहीं है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वी कैन स्पेसिफाई दैट इज RNOR। HUF कौन, NR, और करता कौन, RNOR। समझने में कैसे बोल रहा हूँ, चलो लिखेंगे। ये अपना स्लाइड नंबर या फिर पेज नंबर 11 है। और इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। मैं डिक्टेट करने वाला हूं। सिंस the HUF is transacting its business from Australia and all its policy decisions are taken from Australia only. The control and management of the HUF is wholly outside India. The control and management of HUF is wholly outside India. Therefore, HUF is non-resident. For the assessment year 24-25. Full stop. Next para.
द कर्ता, द कर्ता came to India for the first time in 15 years. The Karta came to India for the first time in 15 years. On 1/4/23, and left for Australia on 1/12/23. Comma, his stay in India in RPY, his stay in India in RPY is more than 182 days. Is more than 182 days. Therefore, he is resident in India therefore he is resident in India during RPY, during RPY, full stop. Next para. Since he was out of India for 15 years, since he was out of India for 15 years, comma, he cannot fulfill the conditions, he cannot fulfill the condition of $729 days in 7 previous years. Therefore, he is resident but not ordinarily resident. He is resident but not ordinarily resident. Full stop. Khatam. Then comes the next point. Now, residential status of a company. In case of residential status of company, we are using the word POEM. POEM मतलब क्या? Place of effective management. POEM. पोएम. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ?
सो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी के लिए क्या करने का, कविता सुनाने की है, पोएम सुनाने की है. Place of effective management means a place where the key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of the business of an entity as a whole are in substance made. मतलब जैसा वहाँ पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट था वैसे यहाँ पे POEM है. समझ में कैसे बोल रहा है. इसमें कुछ और छोटे मोटे पॉइंट्स है बट वो CA फाइनल के सिलेबस में आता है, अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमको इतना याद रखा तो भी काफ़ी हो गया. ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, रेसिडेंट है कि नहीं फिर कंपनी. तो बेसिक कंडीशन 6.3 में दिया हुआ है. 6.1 किसका है, इंडिविजुअल. 6.2 किसका है, HUF. 6.3 किसका है, कंपनी. और कंपनी के लिए क्या बोला है, इफ इट इज एन इंडियन कंपनी, मतलब इट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 और एनी अदर एक्ट विच वाज इन फोर्स प्रायर टू दैट एक्ट, मतलब 1956 का एक्ट या फिर उसके पहले का अगर कुछ कानून रहेगा तो. फॉर एग्जांपल टाटा स्टील तो 1925 में चालू हुआ कंपनी है, तभी तो 1956 का कानून भी नहीं था, तब तो ब्रिटिश ने बनाया हुआ कानून था. समझने में कैसे बोल रहा हूँ, गॉट द आइडिया. तो एनी एक्ट विच वाज इन फोर्स प्रायर टू दैट एक्ट, if a company is formed and registered under the Companies Act of 2013 or any act which was in force prior to the same, then it is called as an Indian company. और अगर वो इंडियन कंपनी है तो उसके बारे में कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे क्या बोला है, और बोला हुआ है. अगर वो इंडियन कंपनी तो सीधा बोल देने का इट इज रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द RPY. इफ द कंपनी इज formed and registered under the Companies Act of 2013 or any other act which was in force prior to the same, then the company will be automatically treated as resident in India. समझने में कैसे बोल रहा हूँ. सेकेंड पार्ट, नहीं सर लेकिन हमारा कंपनी है ना वो रजिस्टर्ड इंडिया के बाहर हुआ है, इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 और एनी अदर एक्ट विच वॉज इन फोर्स इन इंडिया प्रायर टू द सेम. अब क्या करूँ, मैं बोलूँगा फिर अभी POEM को देखो. तो पोएम डायरेक्टली नहीं गाने का है, पोएम सिर्फ उस कंपनी के बारे में गाने का है जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है. जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है उसको भूल जाने का, सीधा बोलने का तू रेसिडेंट ही है, तू कुछ भी कर अभी. नहीं सर मैं इंडिया में रजिस्टर्ड हूँ बट मेरा सब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इट स्टिल काउंटेड एज इंडियन कंपनी, मतलब इंडिया के अंदर ही. अभी रेजर पे नाम का कंपनी आपको पता रहेगा, तो रेजर पे नाम का कंपनी है, इट इज़ पेमेंट एग्रीगेटर. अब अभी अपने क्लास में भी उनके पास अकाउंट ओपन किया हुआ है, मतलब आई कैन नाउ एक्सेप्ट मनी ऑन क्रेडिट कार्ड फ्रॉम कस्टमर्स. अपना क्लास का वेबसाइट पे अपना क्लास का ऐप रहेगा, उसके अंदर लोगों को पेमेंट करने का है, तो उनको डेबिट कार्ड नहीं तो NEFT RTGS वही सब नहीं है, वो भी कर सकते हैं और ऊपर से क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो. तो जैसा अमेजोन पे जाओगे तो उनको क्या रहता है, ऑप्शन रहता है कि डेबिट कार्ड से पे करो, भीम ऐप से पे करो, क्रेडिट कार्ड से पे करो, ऐसा ऑप्शन रहता है कि नहीं. वैसा अपने क्लास का भी स्टूडेंट्स को ऑप्शन मिलेगा. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. सो उसके लिए हमने रेजर पे का अकाउंट ओपन किया. रेजर पे लेकिन सिंगापुर में रजिस्टर्ड कंपनी रजिस्टर्ड इन सिंगापुर, बट उसका POEM इज इन इंडिया. समझ में कैसे बोल रहा हूँ, उसका POEM इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया. तो फिर हम क्या बोलेंगे रेजर पे को, इट विल ऑल्दो इट इज नॉट एन इंडियन कंपनी बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. फ्लिपकार्ट रजिस्टर्ड इन सिंगापुर है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ, बट POEM इज इन इंडिया. क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ. तो हम बोलेंगे ठीक है, इन दैट केस इट विल बी, बट POEM का मतलब क्या है, दी प्लेस वेयर द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस, मैनेजमेंट एंड कमर्शियल दोनों चाहिए, सिर्फ मैनेजमेंट डिसीजन नहीं, मैनेजमेंट भी चाहिए, कमर्शियल डिसीजन भी चाहिए, दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज अ होल आर इन सब्सटेंस मेड. आप सिर्फ ये मत बताओ कि सर मिनट्स बुक वहाँ पे रखा है, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है. वी वांट सब्सटेंस नॉट जस्ट द फॉर्म. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. तो उसका बाकी का जो डिटेल्स है CA फाइनल में आराम से सीखो. अभी इतना याद रखो कि हमको क्या देखना है, POEM देखना है किसका, उस कंपनी का जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है. अगर POEM इंडिया में रहेगा तो हम उसको भी फिर से बार क्या बोल देंगे, रेसिडेंट बोल देंगे. सो डायग्राम कैसे बन सकता है, नंबर 1 कंपनी पूछेंगे इंडियन के फॉरेन, इंडियन रहेगा तो रेसिडेंट, फॉरेन रहेगा तो POEM किधर है, इंडिया के अंदर है कि इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर रहेगा तो नॉन रेसिडेंट, इंडिया के अंदर रहेगा तो फिर से एक बार रेसिडेंट. समझने में कैसे बोल रहा हूँ. ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. अभी कौन बच गया, फर्म्स AOP एंड BOI. फर्म AOP BOI के लिए क्या कंडीशन है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पार्टनर और मेंबर्स इज इमटेरियल. जैसा करता खुद क्या है, दैट वाज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर HUF. क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ. वैसे यहाँ पे भी पार्टनर खुद नॉन रेसिडेंट है कि नहीं, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है. AOP के मेंबर्स क्या है, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो रेसिडेंट रहेंगे नॉन रेसिडेंट रहेंगे. दैट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड द स्टेटस ऑफ HUF, सॉरी स्टेटस ऑफ फर्म और AOP और BOI. तो अगर ये फिर से पर सेक्शन 6.2 में ही याद रखना, सर 6.2 में है मतलब फिर बाद में 6.6b भी आ जाएगा, वो नहीं आता, वो सिर्फ HUF के लिए आता है. 6.6b मतलब क्या है, वो कि करता नहीं पिछले 10 साल में 2 साल, नहीं तो 7 साल में 700 दिन पूरा किया क्या. दैट इज अ कंडीशन ओनली फॉर HUF, क्योंकि OR का कंडीशन सर ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड HUF. हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, हम लोग फर्म AOP BOI की बात कर रहे हैं. इनको सिर्फ R नहीं तो NR ही बनने का रहता है.
और यहाँ पे कंडीशन क्या है, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। सर ये कुछ तो सुना पहचाना है। अरे हाँ बाबा 6(2) ही है ना फिर से, तो 6(2) में वही बोला था होली और पार्टली, तो वही सेक्शन वहाँ से उठा के यहाँ पे डाला है, बाकी कुछ नहीं। होली और पार्टली इंडिया के अंदर रहेगा तो रेसिडेंट, और होली आउटसाइड इंडिया रहेगा तो नॉन रेसिडेंट। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर? लास्ट पार्ट लोकल अथॉरिटी, अगेन सेम थिंग, 6(2) में आ गया है वो। ओके, कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया, 6(2) मतलब वही कंडीशन है। एंड इफ इट इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेसिडेंट। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो बाकी सबका रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना रिलेटिवली आसान है। टेंशन है तो किसके अंदर है? सिर्फ इंडिविजुअल के अंदर है। वहाँ पे अपने को बहुत सारी चीज़ याद रखना पड़ता है। घर के बच्चे समझा करें? Yes. Okay, great. So now we are ready for the last part of this chapter, that is called as scope of total income. और अभी आपका थोड़ा जान खाने वाला ये टॉपिक, क्योंकि ज़रा डिफिकल्ट है। सेक्शन 6 अगर डिफिकल्ट था तो सेक्शन 5 के अंदर का एक स्पेशल पार्ट ज़रा ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब देखो हमने क्या किया है, अगर आपको दिमाग चलाने का रहेगा तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ढूंढ के निकाला कि वो मिस्टर ए नाम का एक आदमी है, मिस्टर बी नाम का एक आदमी है, और मे बी XYZ लिमिटेड नाम का एक कंपनी है, और ABC लिमिटेड नाम का एक कंपनी है, और मे बी LMN एंड कंपनी नाम का एक पार्टनरशिप फर्म है, एंड PQR एंड कंपनी नाम का एक पार्टनरशिप फर्म है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? ICAI एंड मे बी RBI ऐसा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? बाद में पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसा लोकल अथॉरिटी है। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? और बाद में कौन, मे भी मेरे ख्याल से आनंद मोरे HUF ऐसा कुछ HUF है, और उसके अलावा किसी का घर है, बिल्डिंग है, किसी का डॉग है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? और किसी का मैंगो का पेड़ है। हमने बोला इनको सबको बोलो कि आप पर्सन नहीं हो, काम खत्म। आप पर्सन नहीं हो मतलब आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप भूल जाओ अपने आप को। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? हम सिर्फ किसको देखेंगे? पर्सन जो रहेगा उसको देखेंगे। जो पर्सन उसको बोलेंगे आपको, हम लोग क्या करेंगे? अभी SSC का है कि नहीं वो चेक करेंगे। SSC बनने के लिए क्या रहना पड़ता है? तो SSC मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर द एक्ट, ऐसा बोला हुआ है। एंड देन इट इंक्लूड्स करके आगे का कंडीशन है। तो पर्सन होना जरूरी है, मतलब ये लोग कभी पर्सन बन ही नहीं सकते, ये तो मालूम पड़ गया। ये पर्सन बन सकते हैं लेकिन कब? एक तो खुद बोलोगे मैं पर्सन हूं, या फिर मैं SSC हूं इसके लिए, या फिर उनके खिलाफ कोई केस चालू होगा तो तब वो SSC बन जाएंगे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? अब जैसे SSC बन जाएंगे तो उसका अपने को इनकम टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का अपने को क्या चेक करना पड़ेगा? उनका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए हम फिर से बोलेंगे अभी SSC है, 2 मिनट के लिए भूल जा, फिर से बता तू कौन है, इंडिविजुअल है के, फर्म है के, AOP है के, BOI वगैरह करके। फिर हम क्या बोलेंगे? ये ऐसे ही इधर उधर कैसे भी खड़े मत रहो बाबा लोग, मुझे बराबर से 7 लाइन चाहिए। एक लाइन कौन सा है? इंडिविजुअल का लाइन है। दूसरा लाइन कौन सा है? HUF का लाइन है। तीसरा लाइन कौन सा है? फर्म। चौथा लाइन कौन सा है? कंपनी का लाइन है। पांचवा लाइन कौन सा है तुम्हारा? सॉरी, AOP और BOI का लाइन है। छठा लाइन कौन सा है तुम्हारा? लोकल अथॉरिटी का लाइन है। और सातवां लाइन कौन सा है तुम्हारा? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का लाइन है। क्या रहे समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ये जो मिस्टर ए और मिस्टर बी है वो दोनों यहाँ पे जाके खड़े हो गए। XYZ लिमिटेड, ABC लिमिटेड यहाँ पे जाके खड़े हो गए। LMN कंपनी एंड PQR कंपनी फर्म के वहाँ पे जाके खड़े हो गए। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके। बाद में ICAI RBI दोनों आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जाके खड़े हो गए। PMC BMC ये लोकल अथॉरिटी में जाके खड़े हो गए। और ये आनंद मोर HUF इधर जाके खड़ा हो गया। किधर? HUF के वहाँ पे। जैसे किधर भी कोई खड़ा नहीं, अभी बराबर लाइन में खड़े हो गए, 7 लाइन खड़ा हो गया अपने सामने। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? फिर हमने बोला ये इंडिविजुअल है ना, वो क्या बन सकता है? ROR, नहीं तो RNOR, नहीं तो NR। जो HUF के लाइन में खड़े हैं वो शायद ROR बन सकते हैं, नहीं तो RNOR बन सकते हैं, नहीं तो NR बन सकते हैं। और जो बाकी के लाइन में खड़े हैं वो एक तो R बन सकते हैं, नहीं तो NR बन सकते हैं। मतलब पहले लोग कैसे भी खड़े थे, हमने उसमें से जो पर्सन ने उसको धक्का मार के निकाल दिया, बोला इधर मत आओ, चलो निकलो यहाँ से। जो बच गए सब पर्सन थे। जो पर्सन थे उसमें से भी हमने बोला कि इसमें से कौन से लोग ऐसे हैं कि जिनको खुद को SSC बनना नहीं है और जिनके खिलाफ इनकम टैक्स ने कोई प्रोसेसिंग चालू किया नहीं है, नोटिस निकाला हुआ नहीं है।
वो लोग ऐसे नहीं, तुम लोग भी घर पे जाओ। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं भी खड़ा रहूँगा, आप भी खड़ा रहोगे, आपको घर जाने को बोलेंगे। यू आर पर्सन, आई एम पर्सन, यू आर इंडिविजुअल, आई एम इंडिविजुअल, बट neither any taxes payable by you nor any other sum of money is payable by you under the act, and nor any notices are issued against you for assessing your income, your loss, your refund or others refund, others loss, others, ऐसा कुछ है नहीं कि तुम्हारे लिए तुम assess deemed to be assessed in default भी नहीं हो, तो तुमको घर जाने को बोलेंगे, मुझे खड़ा रखने को बोलेंगे। मैं, कौस्तुभ सर, सायली मैडम, नीरज सर, अभय सर, वैभव सर, हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? मेरा HUF भी है, मैं बोलूँगा अच्छा मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ मेरा HUF खड़ा, बोलते हैं नहीं साथ में मत खड़ा करो, HUF का अलग लाइन बना दो। मैं और कौस्तुभ से बोलेंगे सर हमारा और एक कंपनी भी है, मेरा कंपनी है MTC प्राइवेट लिमिटेड, और कौस्तुभ सर का कंपनी है एम्बिशन कॉमर्स इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, और सायली मैडम का और एक कंपनी है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? सक्सेस मंत्रा टेस्ट सीरीज प्राइवेट लिमिटेड वगैरह वगैरह। तो मैं बोलूँगा सर मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे HUF को अपने साइड में खड़ा करने को बोला, मैं उधर खड़ा कर दिया, और मेरी कंपनी मेरे कंधे पे खड़ी, बोलते नहीं कंपनी को उतारो, उधर जाकर उसको कंपनी के लाइन में खड़ा करने को बोलो। कौस्तुभ सर को बोलेंगे कंपनी उसका अलग लाइन में खड़ा हो जाएगा। समझते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ऐसा अभी सब मिला के 7 लाइन क्रिएट हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? 7 लाइन क्रिएट हो गया, सब लोग वहां पे जाके खड़े। फिर हम लोग बोल रहे हैं अभी जो इंडिविजुअल के लाइन में खड़े ना सब लोग, आनंद सर, कौस्तुभ सर, सायली मैडम, नीरज सर, अभय सर, वैभव सर, ये सब लोग है ना, आप याद रखो, आप इधर ROR के लाइन में खड़े हो जाओ, नहीं तो RNOR के लाइन में खड़े हो जाओ, नहीं तो NR के लाइन में खड़े हो जाओ। मैं बोलूंगा मैं कैसे डिसाइड करने का? बोलूंगा आप भी सिखाया ना सेक्शन 6, जाके चेक करो 182 पूरा किया क्या, 60 362 पूरा किया क्या, 7 साल में 730 क्रॉस किया क्या, 729 क्रॉस किया क्या वगैरह वगैरह, वो सब चेक करो, डिसाइड करो ROR हो क्या, RNOR हो क्या, NR हो, और जो रहोगे उस लाइन में जाके खड़े हो जाओ। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? फिर ये इंडिविजुअल का एक जो लाइन था उसके अंदर जो लोग खड़े थे वो सब लोग अभी अपना अपना लाइन छोड़ के इधर ROR के लाइन में खड़े हो गए, नहीं तो RNOR के लाइन में, नहीं तो NR के लाइन में। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? फिर हमने बोला जाओ अभी दूसरा कौन है? HUF। चलो HUF को, तुमको बोला HUF वाले खड़े हो जाओ सामने, HUF 6(2) का कंडीशन देखो, अपने आप को चेक करो कि आप ROR हो क्या, RNOR हो क्या, NR हो, जैसे रहोगे उसके हिसाब से खड़े हो जाओ। मैं बोलता नहीं सर लेकिन अभी तो ROR के लाइन में वहाँ पे इंडिविजुअल खड़ा है, इंडिविजुअल के साइड में जाके मैं बैठ सकता हूँ क्या? बोलते यस। नहीं सर आपने पहले बोला कि 7 लाइन खड़े करो, और 7 लाइन के बाद अभी फिर से बोल रहे हो कि इंडिविजुअल के साथ जाके बैठो। तब बोल रहे थे आनंद मोरे और आनंद मोरे HUF अलग अलग है, और अब बोल रहे हो कि आनंद मोरे का HUF आनंद मोरे के साथ जाके बैठ सकता है। मैं बोलूँगा हाँ। क्यों? क्योंकि तब हम बोल रहे थे कि तुम कौन से पर्सन हो, तुमको कौन सा सेक्शन लगाने का डिसाइड करना था। अब सेक्शन लगाने का तुम्हारा क्लासिफिकेशन क्या हो गया? ROR हो गया ना, तो ROR के लाइन में खड़े हो जा। तो ROR के लाइन में इंडिविजुअल भी खड़ा रह सकता है और HUF भी खड़ी रह सकती है। सिर्फ इंडिविजुअल वहां पे जाता कैसे है? सेक्शन 6(1) को फॉलो करने के बाद जाता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? और HUF वहां पे कैसे जाती है? सेक्शन 6(2) को फॉलो करने के बाद जाती है। तो आप भी क्रिकेट मैच देखने को गए, मैं भी क्रिकेट मैच देखने को गया। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? लेकिन मैं पेवेलियन के अलग गेट से अंदर गया, तुम पेवेलियन के अलग गेट से अंदर गए। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? और बाद में अल्टीमेटली हम लोग जाके साइड के कुर्सी पे जाके बैठ गए। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? ट्रेन का डब्बा है, ऐसा सोच के देखो, ट्रेन का डब्बा है, कौन सा अपना पिक्चर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान गाड़ी के अंदर है, और कौन वो, काजोल भाग रही है, और बेचारी हाथ आगे करती है। एक्चुअली उसको बेचारी को पता ही नहीं कि पीछे भी दूसरा दरवाजा है। अगर पीछे का दरवाजा जाएगी तो उसको भागना नहीं पड़ेगा, काम आसानी से हो जाएगा। वैसे यहाँ पे हो रहा है। तो शाहरुख खान एक डब्बे से अंदर, एक दरवाजे से अंदर चला गया, और काजोल दूसरे दरवाजे से अंदर जाएगी, तो साइड में आराम से बैठ सकते हैं, कुछ भागम दौड़ी करने की जरूरत नहीं था। लेकिन याद रखना पड़ेगा आपका दरवाजा अलग है, आपका दरवाजा अलग है, बाकी कुछ नहीं है, बट डब्बा वही है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो आपको अंदर आने के लिए दरवाजा कौन सा हम बता रहे, बाकी कुछ नहीं। HUF का दरवाजा कौन सा? 6(2). क्लियर में कैसे बोल रहे हैं? इंडिविजुअल का दरवाजा कौन सा? 6(1). और वो फुलफिल करोगे तो कौन बन जाओगे? R। इधर 6(2) फुलफिल करोगे बन जाओगे कौन? R। सर R बन गया, अभी नेक्स्ट सर अभी OR हो के नहीं हो, तो इंडिविजुअल को बोलेंगे 6(6)A को देख, HUF को बोलेंगे 6(6)B को देख, वो डिसाइड करके आ जाओ कि तुम ROR हो कि नहीं। अगर इंडिविजुअल भी ROR है तो जहां पे बैठेगा वहीं पे HUF ROR रहेगी, तो वो इसके साइड में आके बैठेगी। सिर्फ आने के रास्ते कारण अलग है, बस बाकी कुछ नहीं। बट साइड में बैठ सकते हैं, बाद में बैठ सकते हैं, पहले नहीं। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? तो अभी हमारे पास सब मिला के कितने लाइन तैयार हो गए? 3 लाइन। एक लाइन कौन सा है? ROR, दूसरा कौन सा है? RNOR, तीसरा कौन सा है? NR। फिर ROR के अंदर कौन बैठा है? इंडिविजुअल भी बैठ सकता है, HUF भी बैठ सकती है। RNOR के अंदर इंडिविजुअल भी बैठ सकता है, HUF भी बैठ सकती है। और NR के अंदर कौन बैठ सकता है? इंडिविजुअल बैठ सकता है, HUF बैठ सकती है। यहां तक पहुंच गए। आप देखेंगे कौन? कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? एंड फॉर्म। इनको सबको हम क्या बोलेंगे? इनको सबको बोलेंगे एक तो R, नहीं तो NR। तो अभी क्या हो गया मालूम है सर? अभी सब मिला के ना 4 लाइन क्रिएट हो गए। एक लाइन ROR था, एक लाइन RNOR था, एक लाइन NR था, अभी और एक एक्स्ट्रा लाइन आ गया R, सिर्फ R वाला लाइन आ गया। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं? क्योंकि
फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, इनको ओआर बनना पॉसिबल नहीं है, तभी 4 लाइन बन गया। तो आरओआर के लाइन में कौन खड़ा है? एक तो इंडिविजुअल, नहीं तो एचयूएफ। आरएनओआर के लाइन में कौन खड़ा है? एक तो इंडिविजुअल, नहीं तो एचयूएफ। एनआर के लाइन में कौन खड़ा है? आइदर इंडिविजुअल, नहीं तो एचयूएफ, नहीं तो कंपनी, नहीं तो, क्योंकि वो इंडिया के बाहर की कंपनी, उसका पीओएम भी इंडिया के बाहर है, नहीं तो फर्म, वो सब लोग वहां पे खड़े रह सकते हैं। और ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनी, वो आर के अंदर खड़ी हो जाएगी। ऐसी फर्म जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज आइदर होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, वो यहां पे आर में आके खड़ी हो जाएगी। ऐसी एओपी या फिर बीओआई जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज आइदर होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, वो फिर से बार आर में आके खड़ी हो जाएगी। सो एचयूएफ और इंडिविजुअल, ये दोनों आरओआर, आरएनओआर, एनआर, ये 3 में से किसी एक जगह पे जा सकते हैं। एक आनंद मोरे खुद आरओआर में भी खड़ा रहेगा, बाद में खुद आरएनओआर में खड़ा रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इन 1 आरपीवाई आई कैन हैव ओनली 1 रेसिडेंशियल स्टेटस। नेक्स्ट ईयर शायद मैं चेंज कर सकूंगा मेरा लाइन, बट इस साल अभी आरओआर, इस साल आरओआर हो जाएगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? तो अभी मेरे पास 4 लाइन दिख रहा है। आर के लाइन में सिर्फ कौन है? इंडिविजुअल, एचयूएफ छोड़ के बाकी के सब लोग हैं आर के लाइन में। आरओआर के लाइन में इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है। आरएनओआर के लाइन में इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है। और एनआर के लाइन में सब लोग आ सकते हैं, 7 के 7 लोग आ सकते हैं। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? फिर बाद में सेक्शन 5 आने वाला है। अभी सेक्शन 6 ने क्या कर दिया, ये जो ग्रुप में ऐसे पागल जैसे खड़े थे ना, उनको बराबर हमने अल्टीमेटली 4 लाइन में खड़ा कर दिया है। और वो 4 लाइन कैसा है कि पेविलियन का टिकट तुमने कौन सा निकाला उसके हिसाब से। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसको तुम यहाँ से घूम के वहाँ से घूम के, बट साइड में अल्टीमेटली कहाँ पे बैठोगे समझ में आ गया। कोई लोग फर्स्ट क्लास में बैठेंगे, कोई लोग सेकंड क्लास में बैठेंगे। सेकंड क्लास में फिर एक दूसरे के साइड में बैठ सकते हैं क्या? बैठ सकते हैं। फर्स्ट क्लास में एक दूसरे के साइड में बैठ सकते हैं क्या? बैठ सकते हैं। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? अब सब मिला के 7 लाइन है, अभी सब मिला के 4 लाइन है। एक कौन सा लाइन? आर का लाइन, जिसके अंदर इंडिविजुअल एचयूएफ खड़ा रहता नहीं है। दूसरा कौन सा लाइन? आरओआर का लाइन, जिसके अंदर सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ ही खड़ा रहता है। तीसरा कौन सा लाइन? सिर्फ आरएनओआर का लाइन, उसके अंदर फिर से बार इंडिविजुअल एचयूएफ खड़ा होता है। और चौथा कौन सा लाइन? एनआर का लाइन, जहां पे सब लोग खड़े रह सकते हैं। क्लियर? कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग नाउ? ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट। बाद में इनकम टैक्स क्या बोलेगा? अब हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम देखने वाले हैं। अब मैं सेक्शन 5 के पास जाने वाला हूं, उसको बोलूंगा सेक्शन 6 ने लोगों को बराबर से बिठा लिया है, आ जाओ सेक्शन 5 अपना मैजिक करके दिखाओ। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? तो सेक्शन 5 क्या बोलेगा? मैं आता हूं और तुम सब लोग क्या करो, अपना अपना एक टोकरी लेके आ जाओ। टोकरी, उस टोकरी में सिर के ऊपर टोकरी रखो। उससे तुमने इस साल में जो जो इनकम कमाया, भारत के अंदर कमाया, भारत के बाहर कमाया, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं। आपने जो जो इनकम कमाया वो सब टोकरी में डाल के मेरे सामने बैठ जाओ। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? और फिर बोलूंगा अच्छा ये किसका लाइन है? ये सब आर का लाइन है क्या? चलो तुम्हारे कौन से इनकम को मैं बोलूंगा टोकरी में से निकालो और थैली में रखो, मैं उसको टैक्स लगाने वाला हूं। वो मेरे स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंदर आ रहा है, मैं उसको पकड़ सकता हूं, मैं उसको देख सकता हूं, और मैं उसको पकड़ना चाहता हूं, वो पहले बताऊंगा। और जो जो इनकम को मैं पकड़ नहीं सकता हूं या फिर पकड़ना नहीं चाहता हूं या फिर वो मेरे परव्यू के बाहर है, मेरी ताकत के बाहर है, उसको तुम्हारे टोकरी में रहने दो, नो प्रॉब्लम। जिसको पकड़ सकता हूं उसको थैली में डालो, वो थैली मेरे पास दिखाओ, फिर मैं उसका कंप्यूटेशन कैसे करने का सिखाऊंगा। वो सेक्शन 14 बताएगा। फिर 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। और फिर बाद में उसका सबका खुद का चार्जिंग सेक्शन है, और फिर उसका खुद का कंप्यूटेशन मेथड्स है, वो हम बाद में फॉलो करेंगे। तो पहले तुम लोग 4 लाइन में से किसी न किसी एक लाइन में जाके बैठ जाओ और अपने सिर पे टोकरी लेके बैठो। उस टोकरी के अंदर क्या रहेगा? तुम्हारा इस साल में कमाया हुआ इनकम, जो भारत के अंदर कमाया रहेगा, भारत के बाहर कमाया रहेगा। और जैसे ही मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तो मुझे तुम्हारा टोकरी दिखाओ, उसमें से कुछ इनकम हम लोग थैली में डालेंगे, जो भारत का इनकम है ऐसा हम बोलेंगे, हम भारत का इनकम टैक्स उसको पकड़ सकता है ऐसा बोलेंगे। और जो इनकम को हम नहीं बोलेंगे पकड़ने वाले हैं, उसको टोकरी में रहने दो, जाने दो, उसको हम लोग इनकम होने के बावजूद टैक्स नहीं लगाएंगे। तो सेक्शन 5 का काम क्या है? सेक्शन 5 का काम है ये इनकम मुझे दिखता है कि नहीं दिखता है, टोकरी में जो इनकम तुम बोल रहे हो वो इनकम मुझे दिखता है कि नहीं दिखता है। अगर सेक्शन 5 को दिखा तो मतलब वो स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंदर आ गया, मतलब वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद टैक्स कितना भरना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आगे जाके फिर से एग्जेम्पशन मिल सकता है कि हाँ मिल भी सकता है, दैट इज अगेन अ डिफरेंट स्टोरी। बट सेक्शन 5 उसको देखता है, बाबा हाँ है, मुझे दिख रहा है तो है करके। सेक्शन 5 मतलब क्या है? सेक्शन 5 मतलब ऐसा सोच के देखो, आपको पता रहेगा, शायद आपने पिक्चर देखा रहेगा, नहीं देखा रहेगा मुझे पता नहीं। मिस्टर इंडिया करके एक पिक्चर है, मेरे बचपन में था वो, तो तुम तो तभी पैदा भी नहीं हुए थे। मिस्टर इंडिया पिक्चर में क्या होता है? वो किसी को दिखता नहीं है, और लाल कलर का चश्मा डालेगा तो दिखता है, लाल कलर के कांच में से दिखता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तब ऐसा सोच के देखो कि एक मिस्टर इंडिया और एक मिसेस इंडिया है, जस्ट एग्जाम्पल, पिक्चर में नहीं, मुझे मालूम है।
और मिस्टर इंडिया का स्पेशलिटी क्या है? लाल कलर के कांच से दिखता है। और मिसेस इंडिया की स्पेशलिटी क्या है? वो नीले कलर के कांच से दिखता है। ऐसा होता रहेगा तो क्या होगा? तो लाल कलर का चश्मा डालेगा तो मिस्टर इंडिया दिखेगा, बट मिसेस इंडिया साइड में खड़ी रहेगी तो तुम्हें नहीं दिखेगी, है वहां पे बट दिखती नहीं है। और नीला कलर का चश्मा डालेगा तो मिसेस इंडिया दिखेगी बट मिस्टर इंडिया नहीं दिखेगा, क्योंकि नीला कलर का चश्मा डाला हुआ है। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? वैसे ही सेक्शन 5 का चश्मा डालेगा तो कौन सा चीजें दिखता है, वो इनकम टैक्स ऑफ इंडिया पकड़ने वाला है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? और सेक्शन 5 का चश्मा डालने के बावजूद भी कुछ चीजें इनकम टैक्स को दिखता नहीं है। उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगा ये इनकम है नहीं, मैं देख नहीं सकता तो मैं छोड़ दूंगा, चलो। जो देख ही नहीं सकता उसको पकड़ कैसे सकूंगा? कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? फिर अभी लास्ट पॉइंट कहता है कि इनकम टैक्स ने फिर आर के लाइन में जो बैठे हुए लोग हैं, आर के लाइन में जो लोग बैठे हुए हैं, ओके, अब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। आर के लाइन में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए जो रूल लगाया हुआ है कि बाबू मुझे चश्मा डालने का तुम्हारा कौन सा इनकम दिखता है और कौन सा इनकम नहीं दिखता है, आर के लिए जो रूल बनाए हुए हैं वही रूल आरओआर के लिए बनाए हुए हैं। आरएनओआर के लिए अलग रूल बनाए हुए हैं और एनआर के लिए अलग रूल बनाए हुए हैं। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? इसके लिए भले ही 4 लाइन है तो भी आर के लाइन का रूल्स और आरओआर के लाइन का रूल्स सेम होने की वजह से हम बोलते हैं अरे तुम अलग अलग मत बैठो, आ जाओ इकट्ठा बैठ जाओ। सो एक्चुअली स्पीकिंग देयर आर 4 लाइन्स, आइदर ओनली आर, जिसके अंदर कौन बैठता है? इंडिविजुअल एचयूएफ छोड़ के बाकी सब लोग बैठते हैं। आरओआर के अंदर कौन बैठता है? सिर्फ इंडिविजुअल, सिर्फ एचयूएफ। आरएनओआर के अंदर कौन बैठता है? सिर्फ इंडिविजुअल, सिर्फ एचयूएफ। एनआर के अंदर कौन बैठता है? सब लोग बैठ सकते हैं। क्लियर में क्या बोला? हमने बोला एनआर का रूल्स अलग है और वो सभी लोगों के लिए, नो प्रॉब्लम। आरएनओआर का रूल्स अलग है, लेकिन आरओआर का रूल्स और आर का रूल्स एग्जैक्टली सेम है। समझने में कैसे बोल रहा हूं? तो आप उनको अलग अलग बिठा के कुछ फायदा नहीं, उनको एक साथ खड़ा करके तो भी चल जाएगा। इसके लिए जब मैं फॉर्मेट बनाता हूं तो मैं बोलता हूं कैटेगरीज ऑफ एसएससी कितने कंसिडर करता हूं? R/ROR। क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूं? दूसरा कैटेगरी कौन सा है? आरएनओआर। और तीसरा कैटेगरी कौन सा है? एनआर। क्योंकि आर का रूल्स के कौन से इनकम को इनकम टैक्स देख सकता है और आरओआर का रूल्स के कौन से इनकम को इनकम टैक्स देख सकता है, दोनों रूल्स सेम है। इसके लिए आर एंड आरओआर को हम लोग अलग अलग कॉलम नहीं बना रहे, उसको हम लोग सेम कॉलम बना रहे हैं। लेकिन आरओआर का रूल्स और आरएनओआर का रूल्स अलग है, इसके लिए मैंने उसका सेपरेट कॉलम बनाया हुआ है। समझना मैं कैसे बोल रहा हूं? तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इस तरह से हमने हमारे सामने जो अलग अलग इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीवाई जो थे, सब कैसे भी खड़े थे, साथ में बिल्डिंग, मैंगो ट्री, डॉग्स, काउज, बफेलोज, मुर्गियां, सब लोग थे। हमने बोला उसमें से कुछ लोगों को घर पे भेज दो, जो बच गए उसमें से जो एसएससी उनको पकड़ो, एसएससी को पहले 7 लाइन में डाल दो, 7 लाइन में खड़ा करके फिर से 4 लाइन में डाल दो, 4 लाइन में डाल के फिर से अल्टीमेटली 3 लाइन में खड़ा कर दो। अब हम लोग मैच चालू करेंगे। अब सब सीट बैठ गए सब लोग पैवेलियन में, अब हम लोग मैच चालू करेंगे। अब अपने पास क्या है? अभी 3 लोग हैं, एक कौन सा फर्स्ट क्लास में बैठने वाले, एक कौन सा सेकंड क्लास में बैठने वाला और एक कौन सा थर्ड क्लास में बैठने वाले। बस काम खत्म। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? फिर फर्स्ट क्लास के लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? आप एकदम मैच पास में से देखने वाले हैं, तो आपका क्या ग्लास केबिन है, आपको वहाँ पे फिर से बार कमेंट्री भी सुनाई देगा और आपको वहाँ पे फिर से बार सामने टीवी भी रहेगा। स्पेशल ट्रीटमेंट आपको फर्स्ट क्लास के लोग। सेकंड क्लास के लोगों को क्या रहेगा? मे बी एसी रहेगा वगैरह वगैरह। और थर्ड क्लास के लोग मतलब क्या है? बेंच है, बस कुर्सी वुर्सी कुछ है नहीं, बेड हुआ वैसे ही। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? मैच सब लोग एक ही देखेंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट उनको ट्रीटमेंट अलग अलग दिया जाएगा। सेम लॉजिक इज हियर। गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? अब मैच कौन करने वाला है? मैच कौन सा रहने वाला है? इनकम। देखने वाले कौन है? किसके हाथ में देखा जाएगा? आरओआर, आरएनओआर, एनआर। और क्या देखा जाएगा? उनका इनकम देखा जाएगा। वो टोकरी में भी इनकम है। अब जो टोकरी के अंदर इनकम है ना, सुनिए, टोकरी के अंदर अभी जो इनकम है उसको सेक्शन 5 जब देखता है तो सेक्शन 5 वो कैसे कमाया इसको इग्नोर कर देता है, और किधर कमाया उसकी तरफ ध्यान देता है। तो सेक्शन 5 को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपने अपना समय देके, अपने शरीर का ताकत यूज करके पैसा कमाया है क्या, मतलब सैलरी कमाया है क्या। बिकॉज सैलरी के लिए तुमको क्या करना पड़ता है? अपना टाइम देना पड़ता है, अपना रॉयल्टी देना पड़ता है, अपना आइदर ब्रेन वर्क और नहीं तो फिजिकल वर्क, वो तुमको करना पड़ता है। सेक्शन 5 बोलेगा सर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सैलरी कमाया क्या, आपने बिजनेस इनकम कमाया क्या, आपने हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कमाया, मुझे वो सब मत बताओ कैसे कमाया है, मुझे ये बताओ किधर कमाया है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द प्लेस ऑफ इनकम एज कंपेयर टू द एक्टिविटी विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन इनकम।
एक्टिविटी कौन सा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ये एक्टिविटी कहाँ पे किया गया है उससे मुझे फर्क पड़ता है, इनकम कहाँ पे जनरेट हो रहा है उससे मुझे फर्क पड़ता है। तो सेक्शन 5 इज लुकिंग एट द प्लेस ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इट इज नॉट लुकिंग एट द एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन इनकम। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं जब इनकम की बात करूँगा तो मैं सैलरी है कि हाउस प्रॉपर्टी है कि पीजीबीपी है कि कैपिटल गेन्स है कि अदर सोर्सेस है, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ इनकम कहाँ पे मिला पहले उसको देखो। दूसरा, इनकम कहाँ पे मिला ऐसा हम समझ जाएंगे, अज्यूम करेंगे, उसको देखो। तीसरा, इनकम कहाँ पे कमाया, कहाँ पे मिला अलग बात है, कहाँ पे कमाया अलग बात है। कहाँ पे मिला अलग बात है, कहाँ पे कमाया अलग बात है। मेरा दोस्त है, इन्फोसिस में काम करता है, उसको कितना तो बार वो अलग अलग जगह पे ऑन साइट ट्रेनिंग के लिए, काम के लिए भेज देते हैं। तो 3 दिन का काम, 5 दिन का काम ऐसा रहता है, जाता है वो यूएस में गया, यूके में गया, नहीं तो 15 दिन का काम, उधर जाके काम पूरा करके वापस आए। अब वो 15 दिन का जब वो काम कर रहा था तो 15 दिन का जो काम है उसका पैसा कहाँ पे मिल रहा है? इंडिया के अंदर मिल रहा है, बट काम किधर किया? फ्रांस में किया। काम किधर किया? स्विट्जरलैंड में किया। समझने में कैसे? तो वन कैन आर्ग्यू कि सर मेरा काम तो उधर का है, मतलब ये पैसा उधर का हो गया। तो इंडियन गवर्नमेंट बोलता है देख, पहले हमने क्या बोला, किधर मिला वो बताओ, और फिर जो भारत के अंदर मिला रहेगा उसको हम लोग भारत का इनकम बोलेंगे। नहीं सर मैं बिल गेट्स हूँ, मैं बोलूँगा हाँ ठीक है। नहीं सर मैं हैदराबाद में आ गया, मैं बोलूँगा हाँ ठीक है। मैं भी चाय पी के दिखा रहा हूँ, आपने देखा रहेगा शायद, कल उसका रील वाला आया था हैदराबाद में, वो कौन सा फलकनुमा पैलेस, ताज फलकनुमा पैलेस करके होटल है, उधर वो अभी वहाँ पे रुका है वो। इंडिया में वो अलग अलग काम करने के लिए आया हुआ है। और तभी एक कोई तो नागपुर का बंदा है जो चाय वाय बना के देखा, तो उसका बहुत सारा रील्स बनता है चाय का, और बहुत गंदा तरीके से चाय बनाता है एक्चुअली स्पीकिंग, मतलब इट्स वेरी अगली एक्चुअली। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दैट पर्टिकुलर थिंग और नॉट, बट उसको उन्होंने नागपुर से उठा के हैदराबाद लेके गए, और वो हैदराबाद में जो ताज होटल है उसका एक स्पेशल जगह पे उसको खड़ा कर दिया, और भी बोला चाय बना के दिखाओ, और चाय बना के दिखाया उसने। वो नसीब, उसने वो हमेशा का नागपुर का गंदा तरीके से चाय बना के नहीं दिखाया करके, एंड देन बिल गेट्स ने बोला फिर चाय पिया है। बट एनीवे दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब बिल गेट्स यहाँ पे आया है, और सपोज उधर हैदराबाद में कोई यूनिवर्सिटी रहेगा, नहीं तो कुछ और ये रहेगा, उन्होंने उसको बोला बिल गेट्स साहब आप हमारे यहाँ पे आके प्लीज़ स्टूडेंट्स को ज़रा गाइड कीजिए, उसके लिए आप कुछ लेक्चर दीजिए। बिल गेट्स बोलता है हाँ ठीक है ना, मैं लेक्चर दूंगा, बट मैं फ्री में लेक्चर नहीं देता हूँ, मैं उसके पैसा चार्ज करूँगा। यूनिवर्सिटी ने बोला चलेगा, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं, वी आर रेडी टू पे यू मनी। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो नाउ द पॉइंट इज बिल गेट्स हैज अर्न मनी इन इंडिया। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? बिल गेट्स हैज अर्न मनी इन इंडिया by delivering lecture or whatever it is. Got the idea what I am trying to specify? Clear to all of you? तो हम बोलेंगे देखो भैया, पहले इनकम कहाँ पे मिला वो देखेंगे, बाद में इनकम कहाँ पे मिला वो देखने के बाद इनकम कहाँ पे मिला ऐसा अज्यूम कर सकते हैं वो देखेंगे। अगर इनकम कहाँ पे मिला उसका पॉइंट्स खत्म हो गया, इनकम कहाँ पे मिला ये अजम्पशन का भी पॉइंट खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट देखेंगे इनकम कहाँ पे कमाया, फिर वो कहाँ पे मिला उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। जब मैं पहला पॉइंट बात कर रहा हूँ कि कहाँ पे मिला देखो, तब मैं कहाँ पे कमाया उसको भूल जा रहा था, और जब मैं कहाँ पे कमाया उसकी बात कर रहा हूँ तब मैं कहाँ पे मिला उसको भूल जाऊंगा। इस तरह से मैं हर एक बार इनकम को अलग अलग तरीके से चेक करूंगा। पहले क्या चेक करूंगा? इज इट रिसीव्ड इन इंडिया, इज इट डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इज इट अक्रूड इन इंडिया, इज इट डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। 4 टाइप के इनकम, ये चारों इनकम को हम बोलेंगे क्या हो गया तुम्हारा इंडियन इनकम है। अगर याद रहेगा तो हम लोग पीओ आयो, इंडियन सिटीजन कमिंग इन इंडिया हुज इंडियन इनकम इज ग्रेटर देन ₹15 लाख ऐसा बोलते थे ना, वो इंडियन इनकम मतलब ये वाला इनकम। इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया इट इज इंडियन इनकम, इफ इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इट इज इंडियन इनकम, इट इज अक्रूड इन इंडिया इट इज इंडियन इनकम, इफ इट इज डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया इट इज इंडियन इनकम। 4 इनकम को इनकम टैक्स एक्ट इंडियन इनकम मानता है। कौन से इनकम? रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। ये 4 इनकम को क्या बोलेंगे? इंडियन इनकम। और ये इनकम का रकम अगर 15 लाख से ऊपर रहेगा तो उधर वहाँ पे पकड़ते थे हम लोग, वो डीम टू बी रेसिडेंट एसएससी में, और ऊपर से वो स्पेशल कमिंग टू इंडिया एंड नॉट जस्ट विजिट बट स्टेइंग फॉर मोर देन 120 डेज, उसको पकड़ने के टाइम हम बोलते थे इंडियन इनकम। तो ये वाला इनकम है, वो 15 लाख के इनकम की बात चालू थी। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से एक बार हमने क्या कर दिया, एसएससी को अल्टीमेटली 3 कॉलम में बिठा दिया। एक कौन सा? आर या फिर आरओआर, दूसरा कौन सा? आर या फिर आरओआर, दूसरा आरएनओआर, और तीसरा एनआर। अब हम इनकम को अलग अलग टुकड़ों में बांट रहे हैं, और इनकम के टुकड़े करने के लिए हमने कौन सा नाइफ यूज किया हुआ है? वी आर नॉट यूजिंग द नाइफ ऑफ एक्टिविटी बट यू आर यूजिंग द नाइफ ऑफ प्लेस। समझने में कैसे बोल रहा हूं? तो पहले कैसे कमाया भूल जाओ, किधर कमाया देखो, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग।
समझा ना मैं कैसे बोल रहा हूँ? कैसे कमाया भूल जाओ, किधर कमाया बोलो। तो किधर कमाया के हिसाब से 4 क्वेश्चन पूछेंगे। इज इट रिसीव्ड इन इंडिया? यस, शाबाश, इंडियन इनकम। इज इट डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया? यस, शाबाश, इंडियन इनकम। इज इट अक्रूड इन इंडिया? यस, शाबाश, इंडियन इनकम। इज इट डीम्ड टू हैव बीन अक्रूड इन इंडिया? यस, शाबाश, इंडियन इनकम। नहीं सर, इट इज नाइदर रिसीव्ड इन इंडिया नॉर डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। नाइदर अक्रूड इन इंडिया नॉर डीम्ड टू हैव बीन अक्रूड इन इंडिया। मैं बोलूंगा शाबाश, अब ये फॉरेन इनकम बन गया है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? उसके अंदर फिर आगे और 3 बेसिक कैटेगरी आते हैं। अभी ठीक से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, प्राजक्ता मैडम, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अक्रूड आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और अ प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया। तो काम कहां पे कर रहे हो? इंडिया के बाहर। मतलब पैसा कहां पे अक्रू हो रहा है? इंडिया के बाहर। मिल भी कहां पे रहा है? इंडिया के बाहर। लेकिन वो काम जिस बिजनेस की वजह से कर रहे हो वो बिजनेस इंडिया के अंदर सेटअप किया हुआ है। रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अक्रूड आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम विद इन इंडिया, और अ प्रोफेशन विच इज सेटअप फ्रॉम विद इन इंडिया। मैं बोलूंगा ये एक स्पेशल टाइप का इनकम है। बाद में नेक्स्ट वन, रिसीव्ड आउटसाइड, अक्रूड आउटसाइड, एंड फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड और अ प्रोफेशन विच इज सेटअप आउटसाइड। 5 कितना, 4 5 6 छठा टाइप का इनकम हो गया। पहला कौन? रिसीव्ड इन इंडिया, काम खत्म। दूसरा कौन? डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, काम खत्म। तीसरा अक्रूड इन इंडिया, काम खत्म। चौथा डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, काम खत्म। 4 चीजें हो गई है। पांचवा रिसीव्ड आउटसाइड, अक्रूड आउटसाइड, फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल फ्रॉम इनसाइड इंडिया और अ प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया। नेक्स्ट 5 हो गए। अभी छठा, रिसीव्ड आउटसाइड, अक्रूड आउटसाइड, फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड और अ प्रोफेशन विच इज सेटअप आउटसाइड। क्लियर? 6 हो गए। 7वां, रिसीव्ड आउटसाइड, अक्रूड आउटसाइड, बट नाइदर फ्रॉम बिजनेस नॉर फ्रॉम प्रोफेशन। रिसीव्ड आउटसाइड, अक्रूड आउटसाइड, बट नाइदर फ्रॉम बिजनेस नॉर फ्रॉम प्रोफेशन। ये 7वां कैटेगरी। और लास्ट 8वां कैटेगरी, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द पास्ट। इनकम रिसीव्ड, अक्रूड, एवरीथिंग आउटसाइड इंडिया इन द पास्ट, brought to India now, repatriated back to India now। रिपैट्रिएशन मतलब कि अभी लेके आ रहा है, बस बाकी कुछ नहीं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? पुराना इनकम को अभी लेके आ रहा है। ऐसे 8 अलग अलग इनकम हम लोग कंसिडर करते हैं। तो एसएससी के कितने कैटेगरी थे? एक्चुअली स्पीकिंग 4 कैटेगरी क्रिएट किए थे, बट 4 को 3 कॉलम में खड़ा कर दिया और इनकम के 8 कैटेगरी क्रिएट किए। चलो मुझे बताओ, एसएससी के कौन से 2 कैटेगरी को आपने कंबाइन कर दिया है? आर एंड आर, दोनों के लिए हमने ट्रीटमेंट सेम रखा हुआ है। आर एन आर का ट्रीटमेंट अलग रखा हुआ है और एनआर का ट्रीटमेंट अलग रखा हुआ है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, फिर इनकम के कितने कैटेगरी क्रिएट किया आपने? 8। कौन से कैटेगरी? रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड, अक्रूड आउटसाइड, फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। नेक्स्ट, रिसीव्ड आउटसाइड, अक्रूड आउटसाइड, फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और अ प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया। 6 कैटेगरी हो गया। 7वां, रिसीव्ड आउटसाइड, अक्रूड आउटसाइड, नाइदर फ्रॉम बिजनेस नॉर फ्रॉम प्रोफेशन। क्लियर? लास्ट वन, इनकम अर्न इन द पास्ट, ब्रॉट टू इंडिया नाउ, रीपैट्रिएटेड बैक टू इंडिया नाउ। 8 कैटेगरी। फिर से एक बार फटाफट से डिसाइड करेंगे कि इनकम के कितने कैटेगरीज है? 8, और एसएससी के कितने कैटेगरीज है? थे 4 लेकिन बनाए 3, आरओआर, आरएनओआर एंड एनआर। वो सिंपल है। अब देखेंगे इनकम, फिर से बार फटाफट से याद करेंगे। रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड, अक्रूड आउटसाइड, फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। नेक्स्ट, रिसीव्ड आउटसाइड, अक्रूड आउटसाइड, मतलब वो पहले 4 में नहीं बैठ रहा था वो। रिसीव्ड आउटसाइड, अक्रूड आउटसाइड, फ्रॉम अ बिजनेस विच इज सेटअप आउटसाइड, कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, प्रोफेशन विच इज सेटअप आउटसाइड इंडिया। Next, received outside, accrued outside, but neither from business nor from profession. And lastly, income earned in the past, brought to India now. It is also called as repatriation to India. समझा? तो सर अभी ऐसे 8 लोग हैं, 8 लोग हैं, और ऐसे 3 लोग हैं 3 कॉलम में। मतलब एक्सेल शीट बना गया अपना, 8 रोज एंड 3 कॉलम, मतलब सर 24 सेल बन गए। इंटरसेक्शन ऑफ
रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड एज सेल इन एक्सेल। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर ना? तो सर अभी 24 अलग अलग सिचुएशन क्रिएट हो गए। बोलूँगा हाँ, तो सर 24 सिचुएशन को अपने को याद रखना पड़ेगा कि ये इनकम इंडियन गवर्नमेंट को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। लाल कलर का चश्मा डाल के रखा है हमने, नहीं दिखेगा तो छोड़ देंगे और दिखेगा तो उसको पकड़ लेंगे। तो सर 24 अलग अलग सिचुएशन याद रखने का पागल हो जाऊंगा मैं? नहीं, टेंशन मत लो, 24 सिचुएशन याद रखने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। पहला 4 कौन है रे बताओ? रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रूड, डीम्ड टू बी अक्रूड। ये चारों वेदर यू आर RROR और यू आर RNOR और यू आर NR, तुम कोई भी रहने दो, अगर तुम्हारा इनकम आइदर रिसीव्ड इन इंडिया है, नहीं तो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, नहीं तो अक्रूड इन इंडिया है, नहीं तो डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, मतलब तुम्हारा इंडियन इनकम है, तो फिर ये इंडियन इनकम टैक्स देख सकता है और इसको पकड़ने वाला है। इस तुम्हारे स्कोप ऑफ टोटल इनकम में ये पकड़ा जाएगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? सर टैक्स भरना पड़ेगा क्या? वो बाद में, लेकिन इनकम टैक्स को दिखेगा क्या? हाँ ये दिखेगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? इनकम टैक्स को दिखेगा क्या? हाँ ये दिखेगा। गॉट द आइडिया? ओके, तो इसके लिए ये चारों का, हर एक का चारों लाइन जो है, हर एक का 3-3 कॉलम बोला हमने, मतलब 12 सेल क्रिएट हो गए थे। वो सबका आंसर क्या है? यस 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 यस, खत्म। कैन इट बी कंसिडर्ड इन द स्कोप ऑफ टोटल इनकम? यस। तो देखो कैसा सेंटेंस है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, यस 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 यस, मतलब क्या है? यस, इनकम टैक्स एक्ट कैन चेक दिस इनकम। इज इट इंक्लूड इन योर स्कोप ऑफ टोटल इनकम? यस, इट इज इंक्लूड इन योर स्कोप ऑफ टोटल इनकम। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? It is included in the scope of total income. Next one, deemed to be issued in India, yes yes yes. Accrued or arised in India, yes yes yes. Deemed to have been accrued or arised in India, yes yes yes. इसका मतलब सबका आंसर याद रखने के लिए कुछ झंझट ही नहीं है ना रे। इफ यू रिमेंबर दीज लाइन्स परफेक्टली, किसके नीचे कौन है, तो पहला 4 लाइन का आंसर सब जगह पे यस रहता है। नेक्स्ट कौन है? रिसीव्ड आउटसाइड, अक्रूड आउटसाइड, फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड और अ प्रोफेशन विच इज सेटअप फ्रॉम विद इन इंडिया। फिर आंसर आएगा यस यस नो, मतलब ये टाइप का इनकम अगर ROR ने कमाया नहीं तो R ने कमाया, इनकम टैक्स बोलेगा हमको दिखता है। सर RNO ने कमाया, इनकम टैक्स बोलेगा हमको दिखता है। अगर ये सेम टाइप का इनकम NR ने कमाया, हम बोलेंगे हमको नहीं दिखता है, छोड़ देंगे। समझ रहे मैं कैसे बोल रहा हूँ? इसका मैंने एग्जांपल अगर आपको याद रहेगा तो क्लास में दिया था एक बार, कि आपके घर पे आपका दोस्त आया था और आपके दोस्त ने कांच का गिलास तोड़ा था। मम्मी डैडी उसको डायरेक्टली फटका नहीं मारते हैं, क्यों? उसने तोड़ा, चलो जाना तो ठीक है, छोड़ दिया। वही तुमने तोड़ा तो तुमको 2 थप्पड़ मिलेगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो हमने कमाया इधर, हमने कमाया इधर, हमको इनकम टैक्स छोड़ने वाला नहीं है। बट हमारे जैसे इनकम इसने कमाया, इसको इनकम टैक्स बोलेगा चल जा, छोड़ दिया, चल नो प्रॉब्लम। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल फ्रॉम और अ प्रोफेशन विच इज सेटअप फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो अभी सिर्फ ROR रहेगा तो यस, RNOR और NR रहेगा तो दोनों को नो। नेक्स्ट, इनकम नाइदर फ्रॉम बिजनेस नॉट फ्रॉम प्रोफेशन रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया, तो सिर्फ ROR रहेगा तो यस और RNOR और NR रहेगा तो नो। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? एंड लास्टली, इनकम अर्न इन द पास्ट रिपैट्रिएटेड बैक टू इंडिया इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, अभी सबके लिए नो नो नो। सर सबको नो क्यों बोला? क्योंकि ये क्या है? अर्न इन द पास्ट है एंड इनकम टैक्स ऑलवेज टॉक्स अबाउट इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये तुमने तुम क्या लेके आ रहे हो? इनकम नहीं लेके आ रहे हो, तुम तुम्हारा सेविंग्स लेके आ रहे हो। ये हमारे एक्ट का नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट हमारा एक्ट का नाम है, हमारा एक्ट का नाम सेविंग्स टैक्स एक्ट नहीं है। तो मेरा दोस्त जो अमेरिका में 7-8 साल के लिए था, वहाँ पे रहते रहते उसने बहुत सारा पैसा बचा के रखा था और बचा हुआ पैसा अब जो वहाँ से वो जॉब छोड़ के वापस आ रहा है इंडिया में, तो आते आते उधर का बचा हुआ पैसा लेके आ रहा है। तो ही इज ब्रिंगिंग इन हिज बैंक अकाउंट, ही इज नॉट ब्रिंगिंग इन हिज इनकम, ही इज नॉट ब्रिंगिंग इन हिज इनकम, क्योंकि इनकम कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, क्रेडिट साइड में आता है। ये बैलेंस शीट कैश का बैंक अकाउंट लेके आ रहे हैं बाबा लोग। सो दिस इज नॉट इनकम, दैट्स व्हाई इट्स टू बी एक्सक्लूडेड। इन अदर वर्ड्स यू कैन स्पेसिफाई कि पहला कॉलम जो है R या फिर ROR का, उसका सभी के लिए आंसर हमेशा यस रहता है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं? छोड़ के कौन? सिर्फ लास्ट का पॉइंट, रिपैट्रिएशन। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है RNOR, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इसके लिए यस है, बाद में 6, 7, 8 के लिए नो है। एंड NR के लिए सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इज यस, फिफ्थ के आगे सब कुछ नो है। तो इफ यू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ दीज लाइन्स, किसके बाद कौन सा लाइन है, देन यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक इन डिसाइडिंग वेदर इट इज टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? श्योर? ओके, नक्की? किती वाले? 2 वाले ना, ठीक है। टेक अ ब्रेक फर्स्ट, आफ्टर द ब्रेक विल रिवाइज वन मोर टाइम एंड देन विल स्टार्ट सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द सेम। उसके अंदर अपने को और एक चीज़ देखने का है कि ये अलग अलग शब्द जो है कि डीम टू बी रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, वो अपने को सीखने का है।
और डीम टू बी अक्रूड का मतलब क्या अपने को सीखने का है। ये जो डीम टू बी अक्रूड है वो ज़रा समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है उसमें, क्योंकि बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट्स आता है, बाकी तो ठीक ठाक है। क्लियर? बोलिए क्या हुआ? टेक अ ब्रेक, मेरा ही लेक्चर है बाद में।